सिटी पैलेस उदयपुर। वही समीर और मान्यता की तो अलग ही रोमांस चल रहे थे, जो इन सब से अलग सिटी पैलेस के पुल के पास खड़े थे। इस पुल के पास पुराने जमाने के राजा और महाराज अपनी रानियां के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करते थे, या यूं कहे कि रोमांस किया करते थे। विंकिंग फेस, विंकिंग फेस, विंकिंग फेस, विंकिंग फेस। इसी पूल साइड समीर मान्यता को अपनी बाहों लिए खड़ा था और उसकी गहरी नजरें मान्यता होठों पर टिकी हुई थी। मान्यता भी आज समीर के गहरी आंखों में खोई हुई थी। मान्यता को देखते हुए समीर मान्यता की तरफ झुकने लगता है। वही मान्यता समीर में खोई हुई चुपचाप समीर की बाहों में खड़ी थी। कुछ पलों में मान्यता के सॉफ्ट होठ समीर के सख्त होठों के बीच थे। समीर अपने होठों के बीच मान्यता के होठों को दबाए उसके होठों को पीने में लगा हुआ था। मान्यता भी समीर का पूरा साथ दे रही थी। मान्यता के हाथ समीर के गले में लिपटे हुए थे, साथ ही मान्यता की उंगलियां भी समीर के बालों में घूम रही थी। काफी देर के लंबी किस के बाद जब मान्यता को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, तब वह समीर के सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों को रख समीर को पीछे की तरफ धकेलना लगती है, जिसे समझते हुए समीर मान्यता के होठों को छोड़ देता है। समीर के दूर होते ही मान्यता अपने सीने पर हाथ रख गहरी गहरी सांस लेने लगती है, जिसे देख समीर मान्यता को अपने सीने से लगा लेता है। तो वही समीर के गले लगाने से मान्यता भी समय से लिपट जाती है। अभी समीर मान्यता को अपनी बाहों में पकड़ा उसके बालों को सहला रहा था। तभी उसकी नजर पुल साइड एरिया में लगे बेड पर जाती है, जो कि दिखने में काफी आलीशान और पुराना लग रहा था। वह बेड शायद इस पैलेस के राजाओं के लिए बनाया गया था। उस बेड के बनावट और उसके डिजाइन को देखकर यह समझा गया था। जो समीर अपनी बाहों में मान्यता को लिए खड़े करने तक बेड को देखा है और फिर समीर मान्यता को अपने गोद में उठा उस बेड की तरफ बढ़ जाता है। मान्यता भी गिरने की दर्रा से अपने दोनों हाथों को उठाकर समीर के गले में लपेट लेती है और अपने सर को समीर के सीने पर टिका देती है। वहीं दूसरी तरफ सिटी पैलेस के गार्डन में, इस गार्डन में पुराने जमाने के राजा महाराजा अपनी रानियों और महारानियों के साथ आकर घूम करते थे और साथ ही साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड किया करते थे, या आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर भी वह लोग रोमांस किया करते थे। इसी गार्डन में बने एक तरफ के बेड पर विक्रांत दिया को लिए बेड पर लेटा हुआ था। दिया विक्रांत के नीचे दबी हुई विक्रांत की आंखों में देख रही थी। उन दोनों के ही होंठ आपस में जुड़े हुए थे और वो दोनों ही एक दूसरे को शिद्दत से किस कर रहे थे। हमारा विक्रांत कुछ ज्यादा ही बेचैन था दिया को पाने की चाहत में, और उसकी यह बेकरारी उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। विक्रांत के हाथ दिया कपड़ों के अंदर पेट पर घूम रहे थे, जिससे दिया के पूरे शरीर में प्यार के एहसास घूम रहे थे। साथ ही साथ दिया की पकड़ विक्रांत की पीठ पर कसी हुई थी। वही अब विक्रांत दिया के होठों को छोड़ अपना सर दिया के गले पर रख देता है। विक्रांत अपना चेहरा दिया के गले में डाल दिया कर दिया के गर्दन पर वेट किस्सेज देने लगता है, जिससे दिया विक्रांत के नीचे कसमसने लगती है। विक्रांत की इस हरकत पर दिया की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। कुछ ही देर में विक्रांत दिया के कपड़ों को उसके कंधे से नीचे सरका अपने तपते होठों दिया के कंधे और रख दिया को किस करने लगता है। दिया अपने अंदर उठ रही बेचैनी से विक्रांत की तरफ देखती है, जो पूरी तरह उसमें खोया हुआ था। विक्रांत अब धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ अब दिया के कपड़े निकलने लगे थे, लेकिन विक्रांत ऐसा कर पाता उससे पहले ही दिया उसके हाथों को पकड़ से रोक देती है। दिया के रोकने पर विक्रांत दिया के सीने पर से अपना सिर उठा अपने सवालिया नजरों से दिया की तरफ देखता है, तो दिया विक्रांत को बेड के किनारे लगे कर्टन की तरफ इशारा करती है। विक्रांत दिया के इशारे को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराता है और दिया के ऊपर से उठ कर्टन को खोल देता है, जिससे उनका बेड पूरी तरह से उसे कर्टन से छुप जाता है। विक्रांत वापस से दिया ऊपर आ जाता है और दिया के ऊपर आते ही विक्रांत दिया पर अपना प्यार लूटाना शुरू कर देता है। विक्रांत दिया की कमर को सहलाते हुए दिया के कंधे, कॉलर बोन और दिया के सीने पर अपने निशान छोड़ने लगता है। दिया की पकड़ विक्रांत के बालों में कसी हुई थी और वो अपने सिर को पिल्लों पर इधर उधर करते हुए अपने बढ़ चुकी धड़कनों को काबू करते हुए खुद को मौन करने से रोक रही थी, ताकि कोई भी उनको इस हालत में ना देखे। वही शायद दिया का ऐसा करना विक्रांत को पसंद नहीं आ रहा था, जिस वजह से विक्रांत दिया के गले पर जोर से बाइट करते हुए दिया के कान में धीरे से बोला है, विक्रांत बेबी तुम अपनी आवाजें क्यों रोक रही हो? मुझे तुम्हारी आवाजें सुननी है, इसलिए अब तुम इसे नहीं रोकना, ओके। वही विक्रांत अपनी बात थोड़ी नाराजगी से बोला दिया को बोलता है, तो वही दिया बस विक्रांत को देखती रह जाती है, क्योंकि विक्रांत की बातों में नाराजगी दिया महसूस कर पा रही थी।
वही दिया अभी बस विक्रांत को ही देख रही थी, जो अपनी बात खत्म कर दिया के पेट पर अपनी जीभ फेर रहा था। इस बार दिया अपनी आवाज नहीं रोकती और मौन करने लगती है, जिसे सुनकर विक्रांत के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो दिया को अपना बनाने में लग जाता है। फिर कुछ ही पलों में दोनों के कपड़े बैग के नीचे बिखरे पड़े थे और उस एरिया में दिया की सिसकियां और विक्रांत की गहरी सांसें गूंज रही थी। दूसरी तरफ पुल साइड में समीर भी मान्यता के ऊपर झुका मान्यता के पूरे चेहरे पर किस किया जा रहा था। मान्यता की दोनों हाथ समीर के कंधे पर कसे हुए थे। समीर मान्यता के से पूरे चेहरे पर किस करने के बाद मान्यता के गले पर अपने होंठ रख मान्यता के ऊपर अपने मोहर लगना शुरू कर देता है। समीर के हर एक किस से मान्यता के मुंह से एक सिसकियां निकल रही थी, क्योंकि समीर किस के साथ मान्यता को बाइट भी कर रहा था। समीर मान्यता के कपड़ों को उसके शरीर से अलग करते हुए उन कपड़ों को बैग के नीचे फेंक मान्यता की पूरी बॉडी पर अपने होंठ फेरने लगता है। वही समीर के ऐसे करने से मान्यता अपने सांसों को काबू करते हुए समीर को रेसिस्ट कर रही थी। मान्यता के लिए समीर को रेसिस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। समीर किसके साथ अपने हाथों को मान्यता की खली बॉडी पर फिरा रहा था, जो कि मान्यता को और भी बेचैन कर रहा था, पर इस बेचैनी में भी एक सुकून था जो मान्यता के चेहरे पर झलक रहा था। कुछ पलों तक लगातार मान्यता की बॉडी पर अपने निशान छोड़ने के बाद समीर मान्यता के ऊपर से उठता है और अपने कपड़े निकाल वही साइड में फेंक देता है। फिर समीर दोबारा से मान्यता के ऊपर आ जाता है। वही मान्यता अपनी आंखों में बेशुमार प्यार लिए समीर को ही देख रही थी। उसके चेहरे पर लाली छाई हुई थी, जो कि समीर को इस तरह देख उसके चेहरे पर खुद ब खुद आ गई थी। समीर मान्यता के ऊपर आकर मान्यता के गालों को अपने हाथों में भर अपने अंगूठे से उसके गालों को सहलाते हुए धीरे से मान्यता से बोला है, समीर, तुम रेडी हो ना? समीर के पूछने पर मान्यता समीर को देखते हुए धीरे से अपने पलके झपका देती है, जिसे देख समीर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए मान्यता की तरफ झुकने लगता है। समीर मान्यता के ऊपर झुकते हुए मान्यता के होठों को अपने होठों की बीच दबाते हुए धीरे धीरे खुद को मान्यता में महसूस करना शुरू कर देता। वही समीर को खुद में महसूस करते हुए मान्यता अपनी आंखें कसकर भींच लेती हैं। उसकी पकड़ भी समीर के ऊपर कस जाते हैं। साथ ही साथ मान्यता के मुंह से मदहोश कर देने वाली सिसकियां निकल पड़ती है। समीर और मान्यता का ये सिलसिला ना जाने रात के किस पहर तक चलता है। काफी रात को समीर मान्यता से दूर होकर मान्यता को अपनी बाहों में भर मान्यता के फोरहेड को चूमते हुए उसे अपने सीने में छुपा लेता है। फिर समीर अपने बगल में रखे मोबाइल को उठता है, जिस पर एक मैसेज आया हुआ था। समीर उस मैसेज को पढ़कर उसे मैसेज को बंद करता है। फिर अपने मोबाइल से किसी और को कुछ मैसेज टाइप करके सेंड कर देता है। मैसेज सेंड करने के बाद समीर एक नज़र अपनी बाहों में सोई हुई मान्यता पर डालता है और धीरे से मुस्कुरा देता है। फिर समीर भी मान्यता की बगल में लेट कुछ पल लिए अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वही दूसरी तरफ दिया और विक्रांत के भी प्यार का सिलसिला ना जाने रात के किस पह तक चलता है। विक्रांत जब देखता है कि दिया सो चुकी है, तो विक्रांत दिया से अलग होकर दिया के फोरहेड को प्यार से किस करके दिया को अपनी बाहों में भर करके दिया के बगल में लेट जाता है। दिया को अपनी बाहों में भर कर लेते हुए ही विक्रांत अपने हाथ को बढ़ाकर अपने मोबाइल फोन को उठाता है। फिर विक्रांत अपने मोबाइल फोन पर आए हुए मैसेज को देखता है। कुछ पल मैसेज को देखने के बाद विक्रांत एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है और फिर उस आए हुए मैसेज को बंद कर विक्रांत किसी और को मैसेज टाइप करके सेंड कर देता है। मैसेज सेंड कर देने के बाद विक्रांत मोबाइल को लॉक कर वापस से मोबाइल को अपने साइड में रख देता है। फिर विक्रांत अपना सर नीचे करके अपनी बाहों में बच्चों की तरह सोई हुई दिया को देखता है और हल्के से मुस्कुरा देता है। दिया को देखकर हल्के से मुस्कुराने के बाद विक्रांत भी कुछ पलों के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेता है। चैप्टर 102। अब आगे। सिटी पैलेस उदयपुर। इधर समीर और मान्यता खुद में खोए हुए उनका प्यार पूरा हुआ था और विक्रांत दिया में खोया हुआ था। वही सिटी पैलेस के दूसरे गार्डन की तरफ। वही गार्डन की दूसरी छोर को फायरवर्क से डेकोरेट किया हुआ था और वहीं पर नीचे आवान और वाणी बैठे हुए थे। दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे, पर अचानक ही आवान वाणी के गालों को अपने हाथों में भरते हुए वाणी की आंखों में गहराई से जाते हुए वाणी से बोलता है, आवान, जाना क्या हम आपको किस कर सकते हैं? आवान के इस सवाल पर पहले वाणी हैरान हो जाते हैं, पर फिर वह शर्म से अपने चेहरे को नीचे झुका लेती हैं। वाणी का यूं चेहरे को नीचे झुकाना आवान के अंदर गलत फहमी पैदा कर देती है।
वाणी के अचानक से सर झुका लेने की वजह से आवान को ऐसा लगता है कि मानो वाणी उसे किस नहीं करना चाहती है। वाणी की तरफ से ना ये सोच आवान कुछ देर तक मायूसी से वाणी के झुके चेहरे को देखता है। उसके बाद आवान वहां से उठ खड़ा होता है। वाणी जो आवान के आगे बढ़ाने के इंतजार में थी, वह अचानक से आवान को उठता हुआ देख हैरानी से अपना सर उठाकर आवान की तरफ देखती है। आवान अपनी जगह से उठ बिना वाणी की तरफ देख वहां से जाने लगता है, पर वाणी जल्दी ही हरकत में आती है और वाणी जल्दी से अपनी जगह से उठते हुए आवान का हाथ पकड़ लेती है। वही वाणी के हाथ पकड़ लेने से आवान के बढ़ते कदम रुक से जाते हैं। लेकिन आवान पीछे पलटकर वाणी की तरफ नहीं देखता है, जो कि वाणी को बुरी लग जाते हैं। वाणी अब आवान का हाथ पकड़े ही आवान के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। वाणी के आगे आने पर आवान की नजर वाणी के चेहरे पर टिक जाती है। वही आवान देखता है कि अब तक जिस चेहरे पर चमक थी, अब उस चमक की जगह पर मायूसी नजर आ रही थी। वाणी को यूं मायूस देख आवान अब कंफ्यूज नजरों से वाणी को देखता है। आवान वाणी को देखते हुए बस यही सोच रहा था कि आखिर वाणी को क्या हो गया है। अभी तक तो बहुत खुश थी, फिर अचानक से मायूस क्यों हो गई। वही वाणी अब मायूसी से आवान की तरफ देखते हुए आवान सर बोली। वाणी, आप कहाँ जा रहे हैं आवान जी? वाणी के इस सवाल पर आवान अपनी नजरें इधर उधर करते हुए वाणी से बोला। आवान, वह हम पैलेस के अंदर जा रहे हैं, रात बहुत हो गई है ना, इसलिए। वही वाणी आवान के जवाब को सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही तो आवान ने कहा था कि वह सारी रात उसके साथ यहीं पर बैठे हुए गुजारना चाहता है। फिर अचानक से क्या हो गया जो वह इस तरह से उठकर पैलेस के अंदर जाने लगा। वही वाणी अपने सवालों को अपने अंदर ना दबाते हुए आवान से पूछती है। वाणी, लेकिन अभी अभी आपने ही तो कहा था कि आप सारी रात हमारे साथ यहीं पर बिताना चाहते हैं, फिर अचानक से आपको क्या हो गया? वही वाणी के सवाल करती है। आवान वाणी की तरफ देखने लगता है। फिर वाणी के सवाल पर आवान खुद को नॉर्मल करते हुए वाणी के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए वाणी से बोलता है। आवान, ऐसा कुछ नहीं है जाना, आप ज्यादा परेशान मत हो, हम तो बस यूं ही अंदर जा रहे थे। अंदर जाकर एक बार चेक करना चाहते हैं था सब ठीक तो है। वही आवान की बातों पर वाणी मुंह बनाते हुए आवान को देखते हुए बोली। वाणी, ठीक है, जब आपके अंदर ही जाना था तो आपने क्यों पूछा कि आपको हमें किस करना है? हम वही वाणी के ऐसा बोलते हैं आवान की आंखें चमक उठती है। आवान अपने मन में बस यही सोच रहा था कि क्या वाणी चाहती है कि वह उसे किस करे, और अगर चाहती है तो फिर उसने उस टाइम अपना सिर झुका क्यों लिया था। वही आवान अब खुशी से वाणी की तरफ देखते हुए वाणी से बोलता है। वाणी, जाना, क्या आप हमें इसकी परमिशन दे रही है? ये सवाल आवान वाणी से इसलिए पूछता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इसके बाद वाणी उससे नाराज हो। इस बार आवान के पूछने पर वाणी अपनी पलकें झुका देती है, जिसके देखते हैं आवान के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह वाणी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लेता है। उसके बाद आवान वाणी के दोनों गालों पर बारीक बारी से किसकर उसके फोरहेड पर अपने होंठ रख प्यार से किस कर लेता है। वही आवान के होठों के स्पर्श से वाणी की आंखें बंद हो जाती है और वह अपनी आंखें बंद की आवान को महसूस कर रही थी। आवान अब वाणी के सॉफ्ट होठों की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन इससे पहले कि आवान वाणी के होठों को छू पाता, उससे पहले ही कोई उसे पीछे की तरफ खींचता है और उसके चेहरे पर एक पंच जड़ देता है। वही आवान जो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, वह खुद को संभाल नहीं पाता और सीधा जमीन पर जा गिरता है। आवान अपने नजरें उठाकर देखता है तो उसके सामने गुस्से से तमतमाया हुआ अवतार खड़ा था। अवतार जो अंतरा के साथ बाहर की तरफ ठंडा हवा खाने आया था और साथ ही साथ अपने बीवी के साथ कुछ खूबसूरत से पल बिताने आया था। वह जैसे ही सिटी पैलेस के इस एरिया में आता है, उसकी नजर आवान और वाणी पर चली जाती है। वही आवान और वाणी को इतने करीब देख ना जाने अवतार को क्या हो जाता है। अवतार अपनी मुठियां कस लेता है और वह गुस्से से आवान और वाणी की तरफ बढ़ जाता है। इससे पहले कि अवतार के साथ आए हुए अंतरा कुछ समझ पाती, अवतार आवान को मार चुका था। वही अवतार के इस एक्शन से वाणी भी हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी की उन दोनों की तरफ देखती है। वाणी के दोनों हाथ उसके चेहरे पर थे और अवतार के आवान को मारते ही उसके मुंह से एक चीज निकल जाती है। साथ ही वह अपने चेहरे को ढके अपने नम आंखों से अवतार की तरफ देख रही थी। वही अब आवान को अवतार के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। आवान अवतार को देखते हुए गुस्से से नीचे फर्श से उठता है और वह अवतार के कॉलर को पकड़ उसे अपने करीब करते हुए अपने दांत पीसते हुए अवतार से बोलता है। उद्धरण चिन्ह। आवान, यह क्या हरकत है अवतार, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें मारने की?
वही अवतार भी गुस्से से अपनी लाल हुई आंखों से आवान को देखता है और वह भी आवान के कॉलर को पकड़ते हुए आवान से बोलता, अवतार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की। वही आवान अवतार के इस बात पर कुछ नहीं बोलता और अवतार को दूर झटक देता है। आवान के झटकने से अवतार पीछे की तरफ खिसक जाता है। वही आवान अवतार को इग्नोर कर वाणी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन आवान वो अपने कदम आगे बढ़ा पता उससे पहले ही अवतार आवान को पीछे की तरफ खींच लेता है और जैसे ही अवतार दोबारा आवान को पंच मारने के लिए अपना हाथ उठाता है तभी कोई पीछे से उसके हाथों को पकड़ लेता है। अवतार अपने हाथों को पकड़े जाने पर पीछे की तरफ देखा है तो पीछे शिवांश उसके हाथों को पकड़े खड़ा था। वही शिवांश की नजरें अवतार और आवान को ही घूर रहे थे। शिवांश अवतार के हाथों को झटक अवतार की तरफ देखते हुए अवतार बोलता है, शिवांश, ये तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भाई को हाथ लगाने की। शिवांश जो वाणी की चीख सुनकर अभी अभी सिद्धि के साथ यहाँ पर आया था, वो जब सामने का नजारा देखता है तो जल्दी से जाकर अवतार के हाथों को पीछे से पकड़ लेता है। वही शिवांश को आवान का साथ देते देखा अवतार और भी गुस्से में आ जाता है। अवतार अब गुस्से से शिवांश को देखता है और फिर आवान की तरफ देख गुस्से से चीखते हुए बोलता है, अवतार, तुम इस इंसान का साथ दे रहे हो, आखिर तुम सब कुछ जानते हो पर फिर भी तुम इसका साथ कैसे दे सकते हो। वही अवतार के कहने का मतलब समझ शिवांश अवतार की तरफ देखते हुए अवतार से बोलता है, शिवांश, अवतार शांत रहो, अभी बहस करने का समय नहीं है और क्या हो गया अगर आवान वाणी के साथ है तो वाणी आवान की होने वाली पत्नी है। अवतार, क्या हो गया सीरियसली शिवांश तुम ऐसा बोल रहे हो, तुम क्या होता अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तब भी तुम यही बोलते कि ये दोनों साथ है तो क्या हो गया। इस लड़के की वजह से हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और तुम पूछ रहे हो क्या हो गया, हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी शिवांश। चैप्टर 103। अब आगे सिटी पैलेस उदयपुर। वही अवतार की आंखें हर बीते पल के साथ गुस्से से भरती जा रही थी और यह गुस्सा उसकी आंखों में सिर्फ आवान के लिए ही नहीं बल्कि किसी और के लिए भी था, जिसे शिवांश अच्छे से समझ रहा था। वही कुछ दूरी पर खड़े अंतरा और सिद्धि चुपचाप खड़ी सब कुछ देख रही थी। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आखिर यहाँ हो क्या रहा है और अचानक से अवतार इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, पर अवतार को गुस्से में देख दोनों ही सहम चुकी थी कि तभी वहां पर अभी कीर्ति और शमशेर आ जाते हैं। अभी शमशेर शिवांश की तरफ बढ़ता कि तभी अभी शमशेर का हाथ पकड़ कर रोक लेता है। वही अभी के हाथ पकड़ने पर शमशेर सवालियों नजरों से अभी की तरफ अपने सर घूम कर देखता है। जब शमशेर अभी की तरफ अपना सर घूम कर दिखाता है तो अभी अपनी आंखों में रिक्वेस्ट का भाव लिए शमशेर को अपना सरना में हिलाकर इशारा करता है। वही अभी का इशारा पाकर और अभी के आंखों के भाव को देखकर शमशेर भी अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियों को कसते हुए अपनी जगह खड़ा रह जाता है। वही कीर्ति अब तक सिद्धि के पास जाकर सिद्धि के बगल में खड़ी हो जाती है, क्योंकि कीर्ति को सिद्धि के बारे में कुछ पता चला था जिस वजह से कीर्ति को सिद्धि की बहुत फिक्र हो रही थी। वही शिवांश अवतार को पकड़ उसे अपने साथ ले जाते हुए अवतार से बोलता है, शिवांश, अभी चलो यहाँ से सुबह बात करते हैं, वाणी अपने अपने कमरे में जाओ। शिवांश अवतार को अपने साथ ले जाते हुए उसके बाद अपनी नजर वाणी की तरफ करते हुए वाणी से बोलता है। वही वाणी भी शिवांश के बाद अपना सिर हिलाते हुए आवान की तरफ देखती है जो शांति से उसे ही देख रहा था। अवतार के पंच की वजह से उसके होठों के किनारे से खून बह रहा था, जिसकी उसे जरा भी परवाह नहीं थी, पर उसके बहते खून को देख वाणी को दर्द हो रहा था। वही वाणी वहां से जा पाती उससे पहले ही अवतार एक बार फिर गुस्से से आवान की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, अवतार, आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी अनन्या को हाथ लगाने की। वही अवतार कुछ कर पाता या आवान तक पहुंच पाता उससे पहले ही शिवांश उसे रोकते हुए अवतार से बोलता, शिवांश, यह क्या पागलपन है अवतार, ये तुम क्या कर रहे हो, हमने कहा ना सुबह बात करते हैं। हम इस बारे में तो तुम समझ क्यों नहीं रहे हो और बार बार तुम आवान पर हाथ उठा रहे हो। वही शिवांश की इस बार गुस्सा करके चिल्लाने पर अवतार जो पहले से ही गुस्से में था, वह अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और शिवांश की तरफ देखकर गुस्से में अपने हाथ से आवान की तरफ पॉइंट करते हुए शिवांश से कहता है, अवतार, हाँ उठा रहे हैं, हम इस पर हाथ उठा रहे हैं और जरूरत पड़ी तो दोबारा भी उठाएंगे, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को किस करने की। अवतार अपनी जलती हुई निगाहों से आवान की तरफ देखते हुए अपनी बातों को कह रहा था।
वही अवतार के मुंह से वाणी के लिए बहन शब्द सुनकर शमशेर अभी कीर्ति सिद्धि और अंतरा हैरानी से अपनी आंखों को बड़ी बड़ी किए वाणी की तरफ देखने लगते हैं। वही वाणी अपनी नम आंखों से अवतार की तरफ देख रही थी। आवान अभी भी अपने फेस पर बिना किसी एक्सप्रेशन को लाए अवतार की तरफ ही देख रहा था। वही अवतार जब देखता है कि आवान उसे कैसे देख रहा है, तो अवतार का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, जिस वजह से अवतार एक बार फिर से आवान की तरफ बढ़ता है। शिवांश भी अवतार को रोकने के लिए अवतार की आकर अभी आगे आने ही वाला था कि तभी सबकी सोच से अलग वाणी अवतार और आवान के बीच में आकर खड़ी हो जाती है और अपने हाथों को दोनों तरफ करके अवतार की आंखों में देखते हुए अवतार से कहती है, वाणी, खबरदार, अगर आपने हमारे आवान जी पर अब एक उंगली भी उठाई तो हम अपने आवान जी के लिए एक अपशब्द नहीं सुनेंगे। और आपने आपने क्या कहा? हम आपकी बहन हैं? नहीं, हम आपकी कोई बहन नहीं है। शायद आप भूल रहे हैं कि हमारा नाम वाणी है और आप पता नहीं बार बार किस अनन्या का नाम ले रहे हैं। हम किसी अनन्या को नहीं जानते, हम बस वाणी है जो एक अनाथ लड़की है और अब कुंवर आवान सिंह ठाकुर की होने वाली पत्नी कुंवर रानी वाणी आवान सिंह ठाकुर है। वाणी गुस्से से अवतार की तरफ देखकर अवतार से अपनी सारी बातें कह रही थी। वही अवतार वाणी की सारी बातें सुनकर अपनी हैरान नजरों से वाणी को देख रहा था। वही जब वाणी देखती है कि अवतार उसी की तरफ देख रहा है तो वाणी गुस्से में अवतार की तरफ देखते हुए आगे कहती है, वाणी, और क्या कहा आपने कि इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे करीब आने की? तो कान खोल कर सुन लीजिए, आप ये हमारे करीब आ सकते हैं, हमें छू सकते हैं, क्योंकि यह हक हमने इन्हें दिया है। और आइंदा से हमारे आवान जी से दूर रहिएगा, आप भी और आपके परिवार वाले भी। अवतार से अपनी बात कहकर वाणी गुस्से में अवतार को देखती है। फिर वाणी अपना चेहरा अवतार से मोड़ लेती है और आवान की तरफ घूमकर आवान के हाथों को अपने हाथों में पकड़ती है। फिर एक नजर अवतार को देखकर वाणी आवान के साथ उस गार्डन एरिया से जाने लगती है। वही आवान तो बस वाणी को ही देखे जा रहा था, उसकी नजर वाणी से हटी नहीं रही थी। आवान अपनी आंखों में नमी लिए और होठों पर छोटी सी मुस्कान लिए बस वाणी को ही देख रहा था। अभी आवान आंखों में नमी और होठों पर मुस्कान लिए वाणी को देख रहा था कि तभी आवान की नजर अपनी और वाणी के हाथों पर पड़ती है। इसके साथ ही आवान के होठों पर जो छोटी सी मुस्कुराहट थी, अब वह अपनी और वाणी के हाथ को एक दूसरे की हाथ में देख बड़ी सी मुस्कुराहट में बदल जाती है। यहाँ वाणी गुस्से में आवान के हाथों को पकड़े आगे आगे बढ़ रही थी। वाणी आवान को अपने साथ लेते हुए कार के पास आती है। वही वाणी और आवान को कार के पास आता देख एक बॉडीगार्ड जल्दी से आगे आता है और कार के पीछे का बैक सीट ओपन कर देता है। वही कार का बैक सीट ओपन होते ही आवान और वाणी दोनों ही बैक सीट पर बैठ जाते हैं। आवान और वाणी के बैक सीट पर बैठते ही वाणी अपने गुस्से को दबाते हुए ड्राइवर से कार ठाकुर निवास लेने को कहती है। वहीं आवान जब देखता है कि वाणी अभी भी गुस्से में है तो आवान अपने दूसरे हाथ को बढ़ाकर वाणी के हाथों पर रख देता है और वाणी को देखते हुए वाणी से कहता है, आवान, जाना, इतना गुस्सा मत करिए। वही आवान के टोकने पर वाणी अपना सर घूमकर आवान की तरफ घूर कर देखती है। वही आवान जब देखता है कि वाणी कैसे उसे घूर कर देख रही है, तो आवान सक पका जाता है और जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर अपने सर को वाणी की तरफ से घूम लेता है। आवान अपने सर को वाणी की तरफ से घुमाकर कार की खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगता है। वही वाणी आवान के सर को घूमता हुआ देखकर एक लंबी सांस लेकर छोड़ती है और वो भी अपने सर को दूसरी तरफ घुमाकर करके बाहर का नजारा देखने लगती है। वही कार अपनी रफ्तार से चलते हुए ठाकुर निवास की तरफ बढ़ रही थी। वही वाणी और आवान के वहां से जाने के बाद शिवांश अपनी नजर गुस्से में अवतार की तरफ करता है, लेकिन वो अवतार से कुछ कहता नहीं है। शिवांश गुस्से में एक नजर अवतार को घूर कर देखता है। फिर सिद्धि के पास पहुंचकर सिद्धि के हाथों को अपने हाथों में पकड़कर अपनी नजर शमशेर पर कर शमशेर को कुछ इशारा करता है। शमशेर भी शिवांश का इशारा पाकर अपने सर को हाँ में दिला देता है और वहां पर से चला जाता है। शमशेर के जाते ही शिवांश सिद्धि को अपने साथ वहां से लेकर आगे बढ़ जाता है। सिद्धि भी शिवांश के साथ वहां से जाने लगती है। शिवांश सिद्धि को अपने साथ लेकर वहां पर आता है जहां पर शिवांश की सारी कार लगी हुई थी। शिवांश अपनी कार की तरफ आता है। वही शिवांश अपनी कार के पास जब पहुंचता है तो शमशेर आगे जाकर बैक सीट का डोर ओपन करता है। शमशेर के बैक सीट का डोर ओपन करते ही शिवांश पहले सिद्धि को आराम से बैठता है, उसके बाद खुद भी बैठ जाता है। शिवांश के बैठते ही शमशेर डोर को लॉक करता है और खुद जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है और ड्राइवर को कर ठाकुर निवास ले चलने को कहता है।
ड्राइव अभी शमशेर की बात सुनकर कार को स्टार्ट कर देता है। वही शिवांश की कार सिटी पैलेस के बाहर निकलने लगती है। शिवांश की कार जैसे ही सड़कों पर आती है वैसे ही शिवांश की कार के आगे 2 कार और शिवांश की कार के पीछे 2 कार चलने लगती है, जिसमें शिवांश के बॉडीगार्ड भरे हुए थे। शिवांश की सभी कार अपनी रफ्तार से ठाकुर निवास की तरफ बढ़ने लगती है। इधर वाणी के आवान को अपने साथ ले जाने के बाद अवतार अभी भी अपने जगह पर खड़े होकर उसे दिशा की ओर एकटक देख रहा था, जिस दिशा की ओर अभी वाणी आवान को अपने साथ लेकर गई थी। अभी अवतार उसे दिशा की ओर देख रहा था कि तभी कोई आकर अवतार के कंधे पर हाथ रखता है। वही अपने कंधों पर किसी का हाथ महसूस कर अवतार अपना सर घुमा कर देखता है तो वहां पर खड़े इंसान को देख अवतार की आंखें में नमी उतर आती है और अवतार उस इंसान के गले जाकर लग जाता है। चैप्टर 104। अब आगे उदयपुर सिटी पैलेस। इधर वाणी के आवान को अपने साथ ले जाने के बाद अवतार अभी भी अपने जगह पर खड़े होकर उसे दिशा की ओर एकटक देख रहा था, जिस दिशा की ओर अभी वाणी आवान को अपने साथ लेकर गई थी। अभी अवतार उसे दिशा की ओर देख रहा था कि तभी कोई आकर अवतार के कंधे पर हाथ रखता है। वही अपने कंधों पर किसी का हाथ महसूस कर अवतार अपना सर घुमा कर देखता है तो वहां पर खड़े इंसान को देख अवतार की आंखें में नमी उतर आती है और अवतार उस इंसान के गले जाकर लग जाता है। अवतार सामने खड़े उस इंसान के गले लगकर रोने लगता है। अवतार सामने खड़े इंसान के गले लगकर रोते हुए उस इंसान से कहता है, अवतार, अभी देखना यार, हमारी अनु ने हमें कैसे कहा कि वह हमारी कोई नहीं है, वह ऐसा कैसे कर सकती, वह तो हम सब में सबसे ज्यादा हमें प्यार करते थी ना। डॉट 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 अभी सब तो हमें छोड़कर चले गए, हमें लगा अनु भी हमें छोड़कर चली गई, लेकिन हमारे दिल में एक आस थी कि वह आएगी, लेकिन डॉट 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 लेकिन देखना वह आए भी तो, वह आए भी तो उसने क्या कहा कि वह हमारी अनु नहीं वाणी है। हमें पता है कि वह हमारी अनु है, अरे हम उसे पहचानेंगे नहीं तो कौन पहचानेगा। बोलना अभी उसने ऐसा क्यों कहा, तू पूछना उससे जाकर, क्या वह नाराज है हमसे या किसी और से, वह जो कहेगी ना वह हम सब करेंगे, उसकी नाराजगी दूर करने के लिए कुछ भी करेंगे, तू एक बार बात करना उससे प्लीज, अभी जाकर उसे रोकना। सामने खड़ा हुआ इंसान और कोई नहीं अवी था, जिससे इस वक्त अवतार गले लगकर अपनी भावनाओं को बयान कर रहा था। अवतार अपनी बातों को बोलते हुए रो रहा था। अवतार की बातों से उसका दर्द और उसकी तकलीफ साफ नजर आ रही थी। वही अवतार की बातें सुन रही कीर्ति, जो कि अंतरा के पास खड़े होकर अंतरा को दोनों कंधों से पकड़ी हुई थी, क्योंकि अवतार की ऐसी हालत देखकर अंतरा भी अपने मुंह पर अपने दोनों हाथों को रखकर अपनी आंखों से आंसू बहा रही थी। वही कीर्ति अंतरा को दोनों कंधों से पकड़कर सहलाते हुए अंतरा को कंसोल कर रही थी। अवतार की बातों में दर्द और तकलीफ कीर्ति और अंतरा भी महसूस कर रहे थे। वही अवतार को अपने गले से लगाए खड़ा हुआ अभी जब देखता है कि अवतार कैसे टूटकर बिखर रहा है, तो अभी अपने हाथों को बढ़ाकर अवतार को खुद से दूर करके अवतार की आंखों में देखते हुए अवतार से कहता है, अभी बस कर यार, और कितना रोएगा, अगर वह हमारी अनु है तो हमसे नाराज नहीं रह सकती, और अगर वह हमारी अनु है तो वह तुझसे तो बिल्कुल भी नाराज नहीं रहेगी। तुझे तो याद है ना कैसे बचपन में वह तेरे आगे पीछे भाई सा करके भागती थी और अपनी सारी डिमांड तेरे से मनवाया करती थी। तू देखना, अगर वह हमारी अनु होगी तो वह फिर से तेरे पास आएगी, अपनी सारी डिमांड तुझे बताएगी। अवतार, अभी वह हमारी ही अनु है, हम उसे कैसे नहीं पहचानेंगे, क्या तूने उसका चेहरा नहीं देखा, वह बिल्कुल उन्हीं के जैसे दिखती है, वह बचपन में भी तो बिल्कुल उन्हीं के जैसी दिखती थी और बड़ी होकर भी बिल्कुल उन्हीं के जैसी दिखती है, तो तुझे लगता है कि हम उसे नहीं पहचान पाएंगे। अभी अवतार से अपनी बात का ही रहा था कि तभी अवतार अभी को बीच में रोकते हुए अभी के दोनों हाथों पर अपने हाथों को रखकर अभी से अपनी बात कहता है। वही अभी अवतार की बात सुनकर एक लंबी गहरी सांस लेता है और अपने सर को हाँ में हिलाते हुए अवतार से कहता है, अभी ठीक है, मान लिया कि वह हमारी अनु है, लेकिन देख अब तू, अभी वह हमें नहीं पहचान रही है या फिर पहचाने से इनकार कर रही है, इसके पीछे की वजह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये पता लगाकर ही रहूंगा कि वह हमें क्यों नहीं पहचान रही, क्योंकि यार वह उस वक्त बहुत छोटी थी, हो सकता है ना हम में से कोई भी उसे याद ना हो। अभी फिलहाल घर चलते हैं। ठीक है चल। अभी की बात सुनकर अवतार भी अपने सर को हाँ में हिला देता है। वही अवतार अब अपनी नजर अंतरा की तरफ करता है तो अभी अवतार की तरफ देखते हुए अवतार से कहता है, अभी घबरा मत, भाभी को छोड़कर नहीं जाएंगे, वह भी हमारे साथ चलेगी। अभी अपनी बात अवतार से मजाकिया लहजे में कहता है। वही अभी की बात सुनकर अवतार के चेहरे पर ना दिखने वाली एक छोटी सी स्माइल आ जाती है।
वही अवतार के चेहरे पर छोटी सी ही सही लेकिन स्माइल देखकर अवी को बहुत अच्छा लगता है। फिर अवी अपनी नज़र कीर्ति की तरफ करता है, तो कीर्ति अवी को देखते हुए अपने सर को हाँ में हिला देती है। वही कीर्ति को अपना सर हाँ में हिलता देख अवी भी अपने सर को हाँ में हिला देता है। वही कीर्ति अब अंतरा की तरफ देखकर अंतरा को अपने साथ चलने को कहती है, तो अंतरा अवतार की तरफ देखती है। अवतार भी अंतरा को देख अपने पलकों को झपका देता है। वही अवतार का इशारा पाकर अंतरा भी अपनी आंखों से आंसू पोंछती है और कीर्ति की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। कीर्ति भी अंतरा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अंतरा को अपने साथ लेकर कार की तरफ बढ़ जाती है। वही अंतरा और कीर्ति के वहां से जाने के बाद अवी अवतार की तरफ देखकर उसके कंधे को दबा देता है, तो अवतार भी अवी की तरफ देखता है। वही अवी जब देखता है कि अवतार उसी की तरफ देख रहा है, तो अवी अवतार को चलने का इशारा करता है, जो इशारा पाकर अवतार भी अवी के साथ चला जाता है। वही अवी अवतार अंतरा और कीर्ति अवतार की कार के पास जाते हैं, तो अवतार को आता हुआ देख अवतार का ड्राइवर आगे बढ़ता है। अवतार के ड्राइवर को आगे बढ़ता देख देवा, जो अवतार के साथ अवी को आता हुआ देखता है, तो वो अपने हाथों से इशारा करके ड्राइवर को रोक देता है। वहीं अवी पहले कीर्ति और अंतरा के लिए कार के बैक सीट का डोर ओपन करता है और दोनों को बैठने का इशारा करता है। वही अवी का इशारा पाकर कीर्ति और अंतर आकार कर कार की बैक सीट पर बैठ जाती है। फिर अवी आगे आता है और अवतार को पैसेंजर सीट पर बैठता है। उसके बाद अवी खुद भी जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर स्टार्ट कर देता है। वही देवा अवी को कार स्टार्ट करता देख दूसरे कार की तरफ बढ़ जाता है। देवा दूसरी कार में आकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है और मुस्कुराते हुए कार के साइड मिरर से अवतार की कार को देखता है। फिर देवा ड्राइवर को कार स्टार्ट करने को बोलता है। वही देवा का इशारा पाकर देवा के बगल में बैठा ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है और सिटी पैलेस के गेट से होते हुए कार सड़क पर निकाल लेता है। इसके साथ ही अवतार की कार भी सिटी पैलेस से निकालकर सड़कों पर चलने लगती है। वही अवतार की कार के आगे 2 कार और अवतार के कार के पीछे 2 कार चल रही थी, जिसमें अवतार के बॉडीगार्ड थे और सबसे आगे वाली कार में देवा बॉडीगार्ड को लीड करते हुए चल रहा था। अवतार की सभी कार का काफिला यूं ही उदयपुर के सड़कों पर चलते हुए अपनी मंजिल पर जा रहा था। दूसरी तरफ उदयपुर हॉस्पिटल, मनन की कार उदयपुर हॉस्पिटल के आगे रुकती है। मनन अपनी कार से बाहर आता है और सीधा हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। अस्पताल के अंदर आते ही उसकी नज़र चारों तरफ जाते हैं। आज हॉस्पिटल में बहुत शांति थी। खैर, हॉस्पिटल में तो शांति रहती ही है, पर आज कुछ ज्यादा ही थी। पर इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए मनन वार्ड की तरफ बढ़ जाता है। मनन एक वार्ड के अंदर जाता है जहां पर एक 40 से 50 साल के बीच की उम्र का आदमी बेड पर लेटा हुआ था। उसके हाथों में ड्रिप लगे हुए थे और उसकी आंखें बंद थी। मनन उस वार्ड के अंदर आता है और उस बेड पर लेटे आदमी की तरफ बढ़ जाता है। मनन बेड के पास पहुंचे वहां लगे चेयर पर बैठता है और धीरे से उन्हें पुकारता है, मनन, मिस्टर भद्रा। मनन के पुकारने पर बेड पर लेटा हुआ इंसान, जो मिस्टर भद्रा थे, वो धीरे से अपनी आंखें खोल मनन की तरफ देखते हैं। मिस्टर भद्रा मनन को देखते हुए अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन मनन तुरंत ही आगे बढ़ उन्हें उठने से रोक देता है। फिर मनन मिस्टर भद्रा को वापस से बेड पर सही से लेटाता है और मनन मिस्टर भद्रा की तरफ देखते हुए मिस्टर भद्रा से बोलता है, मनन, आप उठे मत, आप लेटे रहे, अभी आपको रेस्ट की जरूरत है, आप परेशान मत होइए, मैं यहाँ बस आपको देखने आया था। मिस्टर भद्रा मनन की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हैं और अपना सिर हल्का सा हिला देते हैं। मिस्टर भद्रा के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, इसलिए वह अभी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। मनन भी समझ रहा था, इसीलिए वह भी ज्यादा कुछ नहीं बोलता और उन्हें रेस्ट करने का बोल अपनी चेयर से उठते हुए उन्हें देखता है। उसके बाद मनन मिस्टर भद्रा से धीरे से बोलता है, मनन, मिस्टर भद्रा, मैं अब चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, आप अपना ख्याल रखिएगा। मनन की बात सुनकर मिस्टर भद्रा अपनी पलकें झपकाए देते हैं और मनन को जाने की परमिशन दे देते हैं। मनन मुस्कुराते हुए वार्ड के दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है, पर मनन जैसे ही दरवाजा खोलता है उसके कानों में तेज चीखने की आवाज पड़ती है। वही वो आवाज सुनकर के मनन अपने कानों पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए वार्ड के बाहर आता है, लेकिन सामने का नजारा देखते ही मनन की आंखें हैरानी से फैल जाती है। सामने एक लड़की, जिसका चेहरा तो मनन को दिखाई नहीं दे रहा था, पर वह काफी तेजी से चिल्ला रही थी। उस लड़की के सामने हॉस्पिटल के बहुत सारे वार्ड बॉय और स्टाफ खड़े थे, जो उसे शांत रहने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मजाल है कि वो लड़की चुप हो जाए।
वो लोग जितना उस लड़की को चुप होने को बोल रहे थे वह लड़की उतना ही चिल्ला रही थी। उस पूरे हॉस्पिटल में बस उस लड़की की ही आवाज गूंज रही थी। वही उस लड़की ने लाल कलर की कुर्ती के साथ डार्क ग्रीन कलर का चूड़ीदार पजामा, उसके साथ है डार्क ग्रीन कलर के दुपट्टा, अपने एक साइड के कंधे पर रखे बालों के पीछे चोटी जो उसके कमर को छू रहे थे। मनन को वह लड़की तो नहीं दिख रही थी पर उसे उस लड़की का पहनावा और उसके लंबे बाल नजर आ रहे थे। वही उस लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज से अब पूरा हॉस्पिटल वहां जमा होने लगा था। पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ सब अपना सिर पकड़े उस लड़के के आगे हार माने खड़े थे। पूरा हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर उस लड़की को कहते कहते थक गए थे कि वह चुप हो जाए, वह लोग उससे आराम से बात कर रहे हैं पर मजाल है कि वह लड़की शांत हो जाए। मनन अब उस लड़की को पीछे से देखते हुए उस लड़की की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। मनन उस लड़की के पास जाना तो नहीं चाहता था पर उस लड़की का यूं चीखना चिल्लाना, उसका बात ना मानना, उल्टा वही करना जिसके लिए उसे मना किया जा रहा है, ये चीज मनन को खुद ही उस लड़की की तरफ खींच रही थी। मनन उस लड़की में खोया हुआ उस लड़की की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही मनन उस लड़की के पीछे पहुंचता है एक तेज चीख उसके कानों में पड़ते हैं। ये चीख उसी लड़की की थी, वही वो लड़की एक कंपाउंडर के ऊपर चीखते हुए उसे बोल रही थी, लड़की, तुम बंदर से शक्ल वाले इंसान, तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे कैसे बात करनी है? अगर तुम्हारे पास इतनी ही अकल होती तो तुम मुझ जैसी प्यारी लड़की को गुस्सा क्यों दिला रहे हो? तुम मेरी बातें क्यों नहीं मान रहे हो? अगर तुम मेरी बातें मानो तो क्या मैं तुम पर चलाऊंगी? बेवकूफ इंसान, अगर तुम लोगों की वजह से मेरा प्यारा सा गला खराब हुआ तो मैं तुम सबका सर फोड़ दूंगी। तुम सब तो पहले से ही बंदर की शक्ल वाले हो, अगर तुम्हारा सर फूट भी जाएगा तो भी तुम बंदर ही लगोगे। वही उस लड़की की बातें सुनकर वह कंपाउंडर जो वह बातें सुन रहा था, वह एकदम से अपना मुंह खोलकर उस लड़की को देखता रह जाता है। वही हॉस्पिटल में मौजूद सभी उस कंपाउंड पर हंस रहे थे। वही वो कंपाउंडर सभी को खुद के ऊपर हंसते देख उस लड़की को घूरते हुए उस लड़की से बोलता है, कंपाउंडर, लगता है तुम्हारा गला कुछ ज्यादा ही प्यार है और इसमें आवाज में कुछ ज्यादा ही नहीं करती है। अपना 2 दिनों के लिए बंद भी हो जाए तो इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तुम्हें जरूर पड़ सकता है क्योंकि तुम्हें तो बिना मतलब के दूसरे से झगड़ने में मजा आता है। लड़की, क्या कहा तुमने? मैं तुम लोगों से झगड़ रही हूँ? तुम लोग बेवकूफ की तरह मुझसे झगड़ रहे हो। मैं कब से कह रही हूँ कि मेरी दोस्त के सर पर बस थोड़ी सी चोट लगी है और उस पर बस थोड़ी सी दवा लगाने की तुम मुझसे 2000 मांग रहे हो। 2000 क्या पेड़ में उगते हैं या तुमने मुझे पहले दे रखे थे जो अब मांग रहे हो? बोलो। वह कंपाउंडर अभी अपनी बात उस लड़की से कह ही रहा था, तभी वह लड़की उस कंपाउंडर के बाद बीच में काटते हुए उस कंपाउंडर से कहती है। वही वह कंपाउंडर जो उस लड़की के सामने ही खड़ा था, वह उस लड़की की बातें सुनकर उस लड़की को घूरते हुए बोलता है, कंपाउंडर, जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे तो तुम्हें इस अस्पताल में घुसने को किसने कहा था? तुम बगल के क्लिनिक में भी जा सकती थी, पर नहीं, तुम्हें तो वीआईपी फैसिलिटी चाहिए, लेकिन उसके पैसे भी नहीं देना। तुम्हें पता भी है जो दवा तुमने अपने दोस्त के सर पर लगवाई है वह कितनी महंगी है। लड़की, है तो क्या दवा महंगी है तो तुम उसे लगाओगे नहीं, और जब लगाना ही नहीं था तो तुमने उससे रखा क्यों? सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे हॉस्पिटल में ये दवा भी हम यूज करते हैं, मरीजों को लगाने के लिए इसी तरह प्रचार करते हो क्या? वही उस लड़की की बातें सुनकर उस कंपाउंडर का चेहरा गुस्से से तमतमा चुका था। एक तो ये लड़की पैसे नहीं दे रही थी, ऊपर से उसकी बेइज्जती पर बेइज्जती किया जा रही थी। अभी वह कंपाउंड कुछ बोलने को होता है उससे पहले ही वह लड़की अपना हाथ दिखाते हुए उस कंपाउंडर को बोलने से रोक देती है। उसके बाद अपने पास में से 50 रुपीज का नोट निकाल आगे करते हुए उस कंपाउंडर को बोलती है, लड़की, देखो तुमने मेरी दोस्त के सर पर पट्टी की है इसलिए मैं तुम्हें उसके पैसे दे रही हूँ। जानती हूँ ये पैसे थोड़े ज्यादा है पर कोई बात नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है, तुम ये पैसे रख लो और साथ ही अपना ये बेकार सा सड़ा हुआ मुंह भी बंद रखो। इतना बोल वह लड़की जाने के लिए पलटती है, लेकिन उससे पहले ही अपने पैर के सामने खड़े मनन से टकरा जाते हैं। इतनी देर के झगड़े के बाद उस लड़की का दिमाग पहले से ही खराब था और अब मनन से टकराने के बाद उसका गुस्सा और भी बढ़ गया था। वह लड़की अपने भूरी आंखें उठाकर अपने सामने खड़े मनन को घूर कर देखती है। मनन भी अपनी काली गहरी आंखों से उस लड़की की भूरी आंखों में ही देख रहा था, लेकिन मनन की आंखें इस समय जितने शांत थी उस लड़की की आंखें उतनी ही बेचैन थी। मनन लड़की की भूरी आंखों में देखते हुए जैसे ही कुछ उस लड़की से बोलने को हुआ, वह लड़की मनन के सीने पर अपने दोनों हाथों को रख मनन को खुद से दूर पीछे की तरफ धक्का देते हुए मनन से बोलती है, लड़की,
बस अब तुम्हारे जैसे अंधे की ही कमी रह गई थी। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारे आगे एक क्यूट सी और प्यारी सी लड़की खड़ी है, लेकिन नहीं, तुम तो घुसे चले आ रहे हो। अब क्या तुम मुझ पर चढ़कर ही मानोगे? मन की कहीं के अब तक जो लड़की हॉस्पिटल के स्टाफ के ऊपर भड़की हुई थी, अब वह मनन के ऊपर भड़क चुकी थी। वही मनन उस लड़की के मुंह से खुद के लिए मन की सुन घूरकर उस लड़की को देखता है, लेकिन उस लड़की को मानो मनन के घूरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह लड़की मनन को अपने आगे से धक्का देते हुए साइड करती है और आगे की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन तभी वो लड़की अपने बढ़ते हुए कदम को रोककर पीछे पलटकर मनन की तरफ अपने घूरते नजरों से देखती है। उसके बाद वो लड़की मनन को अपनी उंगली दिखाते हुए मनन से बोलती है, लड़की, तुम चिंपैंजी से दिखने वाले इंसान दोबारा से कभी मुझे दिख मत जाना। आज तो तुम्हें मैं छोड़ रही हूँ, पर अगली बार अगर तुम मेरे सामने आए तो मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम दोबारा खुद की शक्ल भी मिरर में नहीं देखोगे। अपनी बात खत्म कर वो लड़की अपने बालों को पीछे की तरफ झटकती और वहां से निकल जाती है। बेचारा मनन बिना बोले क्यों इतना कुछ सुन जाता है। वह अपने दांत पीसते उस दिशा की तरफ देखता है जिस दिशा की तरफ वह लड़की अभी अभी गई थी। एक तो गलती उस लड़की की थी, वह खुद है इतनी तेजी में पलटी थी कि मनन को पीछे से हटने का मौका ही नहीं मिला था, और टकराने के बाद वह मनन को ही सुनाकर चली गई थी। मनन भी उस तरफ देख ही रहा था कि उसके कानों में हंसने की आवाजें पड़ती है। वही हंसने की आवाजें सुन मनन अपने खाली करी नखरे उठाकर चारों तरफ देखता है, तो हॉस्पिटल स्टाफ के साथ वहां आए जिसने भी अभी उस लड़की की बातें सुनी थी, वह सभी उस पर हंस रहे थे। मनन उन सभी के हंसी को इग्नोर कर अपनी हाथों की मुट्ठी भींच खुद से ही बोलता है, मनन, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें आज के किए की कीमत चुकानी होगी मिस ब्राउन आई। मनन खुद से इतना बोलता है। फिर मनन सभी को इग्नोर कर वहां से निकल जाता है। चैप्टर 105। अब आगे। भानगढ़ उदयपुर, राजावत हवेली। हवेली के आगे एक कार आकर रुकती है, तो वहां खड़े बॉडीगार्ड्स जो पहरा दे रहे थे, उनमें से एक बॉडीगार्ड कार का डोर ओपन करता है, तो उसमें से अवतार बाहर निकलकर सीधे हवेली के अंदर चला जाता है। अवतार को ऐसे जाते हुए देख कार से बाहर आती अंतरा बस अवतार की पीठ को ही देखती रहती है, तो उसके पास खड़ी कीर्ति अंतरा के हौंद को पकड़कर उससे कहती है, ललल कीर्ति, आप फिक्र मत करो, अभी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है पर जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। वही कीर्ति की बात पर अंतर हाँ में सर हिलाकर हवेली के अंदर जाने लगती है। कीर्ति भी अंतरा के साथ ही हवेली के अंदर चली जाती है। तो वही अभी अभी भी कार के पास खड़ा राजावत हवेली को देख रहा था। आज कितने सालों बाद वो यहाँ आया है, वरना बचपन में तो उनकी सबकी सुबह और शाम यही सबके साथ होती थी। अभी हवेली की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि उसे गार्डन से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो गार्डन की ओर बढ़ जाता है। अभी अभी कुछ कदम बढ़ा ही होगा कि वो देखता है कि सामने गार्डन पर एक जगह 7 लड़के और उनके बीच एक क्यूट सी प्रिंसेस फ्रॉक पहने लड़की बैठी उन लड़कों के साथ खेल रही थी। वो सारे लड़के उस लड़की को घेरे बैठे थे, और वो लड़की जो बोलती वो लड़के तुरंत करने लगते, और उस लड़की की विश पूरी करने के लिए तो वो लड़के खुद ही आपस में लड़ बैठते थे। अभी भी यह सब याद ही कर रहा था कि उसे पीछे से दादा सा आवाज देते हैं, क्योंकि अभी को देखकर ही दादा सा जो गार्डन में अभी आए थे वह चौंक गए थे, और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह अभी ही है, इसलिए उन्होंने अभी को आवाज दी थी। वही अभी जब उनकी तरफ मुड़ता है तो दादा सा को यकीन होता है कि वह सचमुच अभी ही है। तो दादा सा अभी के पास आते हुए अभी से कहते हैं, दादा सा, तुम्हें पीछे से देखकर हमें ऐसा लगा कि तुम हो, लेकिन हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि इतने सालों तक तुमने कभी भी राजावत हवेली में कदम नहीं रखा, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि तुम यहाँ राजावत हवेली में आ गए। वही दादासा के पास आने से अभी झुककर दादासा की पैर छूता है और खड़े होते हुए दादासा से कहता है, अभी, उस वक्त जब मैंने यहाँ आना छोड़ा था तब उस वक्त भी मैंने अपने दोस्त के लिए ही ऐसा किया था। आज भी जब मैं यहाँ आया हूँ तो भी मैं अपने दोस्त के लिए ही यहाँ आया हूँ। वही अवी की बात सुनकर दादा सा अवी को असमंजस में देखते हुए अवी से पूछते हैं, दादा सा, मतलब क्या है तुम्हारा? तो वही दादा सा के पूछने पर अवी उनसे कहता है, अवी, कुछ नहीं दादाजी, बस अवतार की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं उसे बाहर मिला था तो उसे लेकर यहाँ आ गया। अभी दादासा से अपनी बात कहता है, फिर अभी वहां से हवेली के अंदर चला जाता है। वही दादासा को जब पता चलता है कि अवतार की तबीयत सही नहीं है तो वह भी अभी के पीछे पीछे हवेली के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि सुबह तो उन्होंने अच्छे ही मूड में अवतार और अंतरा को हवेली से बाहर घूमने जाते हुए देखा था।
तो फिर अभी ऐसा क्या हो गया कि अवतार की तबीयत खराब हो गई है? ये सब सोचते हुए दादा सा हवेली के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि दादी सा और अंतरा के साथ एक और लड़की बैठी हुई है। दादा सा उस लड़की को देखकर अंतरा से पूछते हैं, दादा सा, अंतर बेटा ये कौन है? वही दादा सा के पूछने पर तो पहले अंतरा दादा साहब को देखते हैं, फिर अवि की तरफ देखती है। तो अवि उन्हें कीर्ति से मिलाते हुए कहता है, अवि, दादा सा ये के कीर्ति है, डॉक्टर कीर्ति। दादी सा अवि को अपने सामने देखकर उसके पास आती है और उसके गाल को छूते हुए अवि से कहती है, दादी सा, आज इतने सालों बाद मेरे बच्चे को यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ गई? तो वही दादी सा की बातों को सुनकर अवि दादी सा को हक करते हुए दादी सा से कहता है, अवि, दादी सा मुझे आज इतने सालों बाद आपके हाथ के खान की याद आ गई है, इसलिए मैं यहाँ चला आया, आप खाना खिलाओगे ना मुझे? तो वही अवि की बात सुन दादी सा अवि के गाल को थपथपाते हुए अवि से कहती है, दादी सा, हाँ अवि मेरे बच्चे क्यों नहीं? दादी सा अवि से इतना बोल अवि का हाथ पकड़कर उसे ले जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठाती है और फिर उसे खुद अपने हाथों से परोसकर अपने हाथों से ही निवाला तोड़कर खिलाती है, जिसे खाते हुए अवि की आंखों में नमी उतर आती है, क्योंकि इतने सालों बाद आज अवि को वह प्यार फिर से मिला था दादी से, जिसके लिए वह इतने सालों से तरस रहा था। लेकिन सिर्फ एक गलतफहमी और एक इंसान की करनी की वजह से सभी बच्चे एक दूसरे से जुदा हो गए थे। दोस्त दोस्त ना रहकर दुश्मन बन गया था और परिवार के सदस्य भी दूरी बना ली थी। अंतरा वहां सबके बीच होकर भी सबके बीच नहीं थी, क्योंकि उसे बार बार अवतार का वही रोता हुआ चेहरा, टूटा हुआ बेबस चेहरा नजर आ रहा था। अंतरा वहां पर से अवतार के पास जाना तो चाहती थी, लेकिन अभी अवि और कीर्ति वहां थे, इसलिए वह जा नहीं पा रही थी। और फिर वह दादी सा और दादा सा को क्या कहती कि क्यों अवतार की ऐसी हालत हुई है, जिसे वह खुद ना समझ पा रही है, तो वह दादा सा दादी सा को क्या समझाएगी। इसीलिए अंतर वहीं बैठी हुई थी, लेकिन उसके दिल में अभी बेचैनी हो रही थी। कुछ देर बाद जब अवि दादी सा के हाथों से खाना खाकर खत्म करता है, तो दादी सा के हाथों को चूमते हुए दादी सा से कहता है, अवि, वह दादी क्या बात है, आज भी आपके हाथों में वही स्वाद है जो हमें बचपन में खाते वक्त मिलती थी। अवि की बातें सुन दादी सा अवि के गाल को सहलाते हुए अवि कहती है, दादी सा, तुम्हें वही स्वाद इसलिए लग रहा है बेटा, क्योंकि आज भी हम अपने बच्चों के लिए उतने ही प्यार से, उतने ही लगन से खाना बनाते हैं, क्योंकि जब एक माँ अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है तो वह सिर्फ खाना न होकर उसका प्यार होता है जो वह अपने बच्चों पर लुटाती है। डॉट 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 डॉट। और वैसे भी बचपन से तुम हमें यही कहते आ रहे हो, याद है तुम्हें, तुम कैसे हमारे पीछे खाने के लिए भागते थे, और सबसे ज्यादा तो हमारा विक्कू, वो तो हमारे हाथ के खाने के लिए सबसे लग जाता था, सबसे कहता था मेरी डार्लिंग के हाथों को खाना सिर्फ मैं ही खाऊंगा। दादी सा अपनी बात कहते हुए अपनी आंखों में नमी लिए हंस देती है। वही दादी सा की बात सुनकर अवि भी हंस देता है। कुछ देर यूं ही एक दूसरे से बातें कर फिर अवि सबको वहां छोड़कर अवतार की कमरे की तरफ चला जाता है। अवतार की कमरे में जब अवि अंदर आता है तो देखता है कि अवतार बालकनी के पास चुपचाप खड़ा है। अवि अवतार के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है और अवतार से कहता है, अवि, अब तू जो सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है, देख उस पर क्या बीती है, हम सब नहीं जानते। वह इतने सालों से एक अनाथ की जिंदगी जी रही है, और अनाथ होना क्या होता है ये तुझसे बेहतर और कौन जान सकता है, फिर भी तू उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। डॉट 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 डॉट। तुझे क्या लग रहा है कि अनन्या को तेरे खिलाफ शिवू ने भड़काया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अनन्या शिवांश की पत्नी सिद्धि की वजह से शिवांश की जिंदगी में आई है, जिसके बाद हमें पता चला कि वह अनन्या है, और अब वह और आवान एक दूसरे से प्यार करते हैं। और यार बचपन में भी तो यही तय हुआ था ना, और तू कैसे भूल सकता है कि उन दोनों की सगाई बचपन में हो गई थी। डॉट 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 डॉट। जिसे खुद ठाकुर बाबा और बाबा सा ने तय किया था। डॉट 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 डॉट। इसलिए शिवांश उसकी शादी आवान से करा रहा है। बचपन में जो भी हुआ उन सब चीजों में अगर तू अटका रहेगा तो तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो भी बुआ जी के साथ हुआ था, शिवांश ने खुद अपने हाथों से उस इंसान को उसकी करने की सजा दी थी। डॉट 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 डॉट। इसके बाद भी अगर तू अपने दिल में शिवांश के लिए बैर रखेगा तो सारी जिंदगी हम सबको एक दूसरे से दूर रहकर जीना पड़ेगा। तू जानता है ना कि हम सब एक दूसरे से कभी दूर नहीं होना चाहते थे। डॉट 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 डॉट। लेकिन फिर भी सिर्फ एक इंसान की वजह से आज हम सब दोस्त होते हुए भी एक दूसरे के सामने आने पर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते तक नहीं है, क्यों? डॉट 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 डॉट। क्योंकि उस इंसान ने गलती की, उसकी सजा उसे मिली, लेकिन तूने उस गलती की सजा किसी और को देनी चाहिए थी।
देख, अगर तू चाहे तो सब चीज ठीक कर सकता है और हम सब फिर से एक हो सकते हैं, और यह सब अभी ही हो सकता है। अनन्या यानी कि वाणी आवान से शादी करना चाहती है। अगर तू एक भाई बनकर उसकी शादी आवान से करा दे, सारे गिले शिकवे मिटाकर तू शिवांश और सबको अपना ले, तो हो सकता है कि हम सभी एक दूसरे से वापस मिल जाए। अभी अभी ने इतना कहा ही था कि उसे कमरे का डोर खुलने की आवाज आती है, तो अभी पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर अंतरा खड़ी थी। अभी देखता है कि अवतार पर उसके बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। तो फिर वह वापस से पीछे अंतरा की तरफ देखता है। फिर अभी अवतार को छोड़कर अंतरा के पास आ जाता है और अंतरा के पास खड़ा होकर एक बार अवतार को पीछे मुड़कर देखता है। फिर अंतरा के आगे अपना हाथ करते हुए अंतरा से कहता है, अभी, भाभी, क्या आप मुझसे एक वादा करोगी? वही अभी की बात सुन अंतर अपना सर हाँ में हिलती है। तो अभी अंतरा से कहता है, अभी, आप मुझसे वादा करोगी कि आप मेरे दोस्त को कभी भी छोड़कर उसे खुद से अलग करके नहीं जाओगी? क्योंकि भाभी, वह कुछ कहता नहीं है लेकिन उसे भी तकलीफ होती है, वह भी प्यार करता है आपसे, उसकी आंखों में दिखता है, मैंने खुद देखा है, लेकिन वो पागल ये बात आपको कभी कहेगा नहीं क्योंकि उसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी नहीं आती। लेकिन आप अगर उसे प्यार से सिखाओगे तो सीख जाएगा। बस उसका साथ कभी मत छोड़ना। वही अवी की बातों को सुनकर अंतरा कुछ देर अवी के चेहरे को ही देखती रहती है, फिर पीछे अवतार को देखते हैं और अवी के हाथ पर अपना हाथ रख देती है। अवतार भी इसी वक्त पलट कर देखता है और वह अंतरा का हाथ अवी के हाथ पर देखता है। फिर पीछे मुड़कर बाहर खाली गार्डन को देखने लगता है। अवी अंतरा के उसके हाथ पर हाथ रखने पर उसके हाथ को दबाता है, फिर कमरे से निकलकर बाहर चला जाता है। अंतरा कुछ पल वही खड़ी बस पीछे से अवतार की पीठ पर देखती रहती है, फिर उसकी तरफ बढ़ जाती है। अंतरा अवतार के पास आकर उसे बैकहैक कर लेती है और अपना गाल उसकी पीठ पर रगड़ने लगती है। अंतरा के हाथ अभी आगे अवतार की कमर पर कैसे हुए थे, जिन्हें अवतार देखकर भी अनदेखा कर रहा था। चैप्टर 106। अब आगे। भानगढ़, उदयपुर, राजावत हवेली। अवतार अकेला चुपचाप खड़ा था। तभी कोई पीछे से आकर अवतार को गले से लगा लेता है। अवतार टच को पहचान चुका था, पर फिर भी वह पीछे पलटकर नहीं देखता, तो अंतरा पीछे से अवतार को गले लगाया हुए ही अवतार की पीठ पर अपना गालों को लगाते हुए धीरे से बोली, अंतरा, अवतार जी, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं और आप ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों आप खुद को तकलीफ पहुंचा रहे हैं? इन सब से सिवाय तकलीफ के आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा, फिर आप क्यों इस तकलीफ को अपने सिर उठाए हैं? बस सब छोड़ दीजिए ना ये सब। अवतार जो शांति से खड़ा अंतर की बातों को सुन रहा था, वह अंतरा की पूरी बातों को सुनकर अपना हाथ पीछे ले जा अंतरा की कमर को पकड़ अपने सामने की तरफ से आता है। अब अंतरा अवतार के सामने खड़े थे और अवतार उसकी गहरी आंखों में देख रहा था। अंतरा भी अवतार की आंखों में ही देख रही थी। अवतार की आंखों में एक दर्द था जो अंतरा बखूबी पहचान पा रही थी, लेकिन वो एक बात समझ नहीं पा रही थी, और वह ये था कि आखिर जब अवतार को इन सब से इतनी तकलीफ हो रही है, तो अवतार आखिर यह सब कर ही क्यों रहा है? वह सब कुछ छोड़ क्यों नहीं दे रहा है? अंतरा की बात सुनकर अवतार अपने दर्द भरी नजरों से अंतरा को देखता है। अंतर की यह बात सही थी, पर ऐसे कैसे वह अपने गुस्से को छोड़ दे? उस पर जो बीती थी, क्या वह उस बात को भूल जाए? क्या वह उस दर्द को भूल जाए? आखिर भूले भी तो कैसे? अवतार ने अकेले बदलता है, ना उसके पास कोई ऐसा था जिससे वह उस दर्द को बांट सके, ना ही कोई ऐसा था जो उसके दर्द को समझ सके। उसने इस भीड़भाड़ की दुनिया में अकेले सब कुछ बर्दाश्त किया था। अवतार अब अंतरा के छोटे से चेहरे को अपनी हथेलियों में भरता है और उसके गालों को अपने अंगूठे से धीरे धीरे रब करते हुए अंतरा की आंखों में देखते हुए बोला, अवतार, हमसे दूर चले जाए अंतरा, हमारे साथ रहकर आपको सिवाय दर्द के कुछ नहीं मिलेगा। हम आपको कभी भी एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते। हमने जिससे भी प्यार किया वह सब हमसे दूर हुए हैं। पहले हमने अपने माँ पापा को खोया, उसके बाद हमने अपनी सबसे प्यारी बुआ जी को भी खो दिया, और अब डॉट 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 अब तो आप अपनी आंखों से सारी चीजें देख रही हो ना। हमारी जान से प्यारी बहन तो हमें पहचानने से भी इनकार कर रही है। सब हमसे दूर जा रहे, आप भी हमसे दूर चली जाओ। हम किसी को डिजर्व नहीं करते, और हम ये भी नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ ऐसा हो जिसके लिए हम खुद को कभी माफ ना कर पाए। इसलिए हम समय रहते ही आपको खुद से दूर कर देना चाहते हैं। प्लीज हमसे दूर चली जाए, और हो सके तो कभी लौट कर मत आएगा। वही अवतार की बातें सुनकर अंतरा हैरानी से अवतार की तरफ देखती है। उसके बाद वह अवतार के हाथों को अपने चेहरे से दूर झटकते हुए गुस्से से अवतार को घूरती है। वही अवतार भी अंतरा का गुस्सा समझ रहा था, पर इस समय उसे इसके सिवा और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। वह अंतरा से दूर रह सकता था, पर उसे खो नहीं सकता था, और अगर अंतरा को उसकी वजह से कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा।
अंतरा गुस्से से घूरते हुए अवतार के चेहरे को देखते हैं, उसके बाद थोड़ी सी पीछे की तरफ अपने कदम लेते हुए वह अवतार से बोली, अंतरा, यह आप क्या कह रहे हैं अवतार जी? क्या इतना ही प्यार था आपका मुझसे? क्या आपने नहीं कहा था कि आप हमेशा हमारा साथ देंगे? फिर आप ऐसे बीच राह पर हमें अकेला क्यों करना चाहते हैं? क्यों आप हमें खुद से दूर भेजना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी बहन आपको पहचान से इनकार कर रही है और आप एक रिश्ते के लिए दूसरे रिश्ते को खोने को तैयार हो गए। मानते हैं कि आप अभी तकलीफ में हैं, हम ये भी मानते हैं कि आपके दिल पर अभी जो गुजरी है वह हम नहीं समझ सकते, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमें खुद से दूर कर दे। डॉट 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 डॉट। अंतरा कहते हुए अवतार के करीब आते हैं, अवतार के चेहरे पर अपने हाथों को रखते हुए हर तरह की आंखों में गहराई से जाते हुए अवतार से आगे कहती हैं, अंतरा, और आप भी खुद को क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हैं? गुस्से से हमें कुछ नहीं मिलता है, अगर गुस्सा सही वक्त पर खत्म ना हो जाए तो वह रिश्ते को खत्म कर देता हूँ। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आपका ये गुस्सा आपका उनके साथ जो रिश्ता है उसे खाए जा रहा है। प्लीज ये गुस्सा छोड़ दीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर आप अभी यह बात नहीं समझ रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपके हाथों में सिर्फ बिखरे रिश्ते रह जाता है जिन्हें आप पहले की तरह समेट नहीं पाएंगे, और अभी जितनी तकलीफ आपको हो रही है उससे ज्यादा आपको उस दिन होगी। अभी भी वक्त है, सब कुछ छोड़ दीजिए। अवतार को समझाते हुए अंतरा की आंखें आंसुओं से भर गई थी। अवतार का ये कहना कि वह उससे दूर चले जा अंतरा को बहुत ज्यादा हर्ट कर चुकी थी, लेकिन वह जानती थी कि इस समय अवतार किस दर्द से गुजर रहा है, इसलिए उसकी बातों को इतना ना सोचते हुए अवतार को समझाने की कोशिश कर रही थी। अवतार का ये गुस्सा और उसका ये डर अंतरा से ही दूर कर रहा था, जो अंतरा कभी नहीं होने देने वाली थी। वही अवतार अंतरा की बातें सुनकर कुछ पल अंतर के छोटे से चेहरे को देखा है, उसके बाद आगे बढ़कर तुरंत ही अंतरा को कसकर अपनी बाहों में समेट लेता है। इसी के साथ अवतार के आंखों में ठहरे हुए आंसू उसके गालों पर बह जाते हैं। अंतरा से खुद यह बातें कहना कि वह उससे दूर चली जाए उसे भी तकलीफ दे रही थी। अवतार ने अपने दिल पर पत्थर रख कर के अंतरा को खुद से दूर जाने की बात कही थी। वही अवतार के बाहों में भरते ही अंतरा खुद को अवतार के सीने में छुपा देती है। उसकी आंखों में भी जो आंसू ठहरे हुए थे वह भी बह उठते हैं। अगली सुबह धर्मजयगढ़ ठाकुर निवास। विक्रांत का कमरा। विक्रांत दिया के बगल में लेटा दिया की छोटे से चेहरे को देख रहा था। वही दिया इन सब से बेखबर सुकून से सो रही थी। रात की थकान दिया के चेहरे पर अब तक दिख रही थी, जिसे देखकर विक्रांत के चेहरे की स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। विक्रांत एक हाथ आगे बढ़ाकर दिया के गालों को छूता है। वही विक्रांत के छूने से दिया नींद में ही कसमस उठती है और करवट बदलकर दोबारा से सो जाती है, जिसे देखकर विक्रांत के चेहरे की स्माइल और बड़ी हो जाती है। फिर विक्रांत दोबारा से अपने हाथों को बढ़ाकर दिया के चेहरे को टच करता और धीरे धीरे दिया के गालों को, आंखों को और नाक को छूते हुए दिया के होठों पर आकर रुक जाता है। विक्रांत के टच को अपने होठों पर महसूस कर दिया कि नींद में ही आईब्रो सिकुड़ जाते हैं, जिससे दिया विक्रांत को और भी क्यूट लग रही थी। विक्रांत धीरे धीरे दिया के चेहरे को छूते हुए उसे परेशान कर रहा था। आखिर में दिया थक हार कर अपनी आंखें खोल ही देती है और वह अपनी चिड़ी हुई नजरों से विक्रांत की तरफ देखती है, जो उसे परेशान करते हुए स्माइल रहा था। वही विक्रांत को स्माइल करता देखती है तो दिया और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। एक तो उसे पहले ही बहुत नींद आ रही थी और अब विक्रांता था कि उस सोने भी नहीं दे रहा था। दिया चिढ़ते हुए उठकर बेड पर बैठ जाती है तो विक्रांत भी बेड पर बैठ दिया तो पीछे से अपनी बाहों में भरता है और उसके गले में अपने चेहरे को छुपा दिया के गले को स्निफ करते हुए धीरे से बोलता है, विक्रांत, तो मेरी बीवी की नींद पूरी हो गई। दिया जो अपनी आंखें बंद किए हुए विक्रांत के होठों पर अपने गले पर महसूस कर रही थी, वह विक्रांत के इस बात को सुनकर चिढ़ते हुए विक्रांत को खुद से दूर धकेलने लगती है, पर विक्रांत उसे छोड़ने की जगह और भी कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। दिया का चेहरा अब रोने जैसा हो गया था। एक तो विक्रांत उसे सोने नहीं दे रहा था और अब सुबह सुबह फिर से परेशान कर रहा था, लेकिन विक्रांत इस बार दिया को परेशान न कर पीछे से ही दिया के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ हल्का सा टर्न करता है और उसके गालों पर किस करते हुए दिया से बोलता है, विक्रांत, दोबारा से सो जाना, पहले चलकर फ्रेश हो जाओ और ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद रूम में जाकर दोबारा से सो जाना, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अभी ब्रेकफास्ट के लिए हमें जाना होगा, सभी हमारा ही इंतजार कर रहे होंगे। इतना बोल विक्रांत दिया को अपनी गोद में उठाता है और उसे लेकर बाथरूम की तरफ चला जाता है। दिया भी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप विक्रांत के गले में अपनी बाहें लपेट अपने सिर को विक्रांत के सीने पर रख देती है।
विक्रांत अब दिया को लेकर बाथरूम में आता है और उसे अकाउंट पर बैठा खुद बाथटब में पानी भरने चला जाता है। दिया अब अपने टुकुर टुकुर आंखों से विक्रांत को ही देख रही थी, जो उसके लिए ये सब कर रहा था। विक्रांत को देखते हुए दिया के चेहरे पर खुद ही एक छोटी सी स्माइल आ गई थी। विक्रांत बाथटब भरता है और दिया के पास वापस आता है। दिया के पास वापस आकर विक्रांत दिया को अपनी गोद में उठा धीरे से बाथटब में डाल देता है। उसके बाद खुद शॉवर लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद विक्रांत दिया को अपने गोद में लिए बाथरूम से बाहर आता है। दिया इस समय व्हाइट कलर के टॉवल में लिपटी विक्रांत की गोद में सिमटे हुए थी। विक्रांत दिया को लेकर सीधा चेंजिंग रूम में जाता है और खुद के कपड़े चेंज कर दिया को भी तैयार कर उसे लेकर बाहर आता है। उसके बाद दोनों ही ड्रेसिंग मिरर के सामने जाते हैं। दिया अब खुद को तैयार करती हैं और विक्रांत भी उसके पीछे खड़ा अपने बालों को सेट करने लगता है। कुछ देर में दोनों ही तैयार होकर एक साथ दोनों नीचे चले जाते हैं। चैप्टर 107। अब आगे। भानगढ़, राजावत हवेली। डाइनिंग एरिया में इस वक्त डाइनिंग टेबल पर सभी लोग मौजूद थे। डाइनिंग टेबल हेड चेयर पर दादा सा बैठे हुए थे। वही दादा सा वाली चेयर के दाएं साइड में दादी सा बैठी हुई थी। दादी सा के बगल वाली चेयर पर अंतरा बैठी हुई थी और अंतरा की बगल वाली चेयर पर कीर्ति बैठी हुई थी। वही दादासा की बाएं साइड की चेयर पर अवतार बैठा हुआ था और अवतार के बगल वाली चेयर पर अभी बैठा हुआ था। पूरे डाइनिंग हॉल में इस वक्त सन्नाटा था। सब अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी अवतार अपना ब्रेकफास्ट करते हुए बिना अपना सर उठाए दादी सा से बोलता है, अवतार, दादी सा, हम और बीवी एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं। हमारे बहुत पुराने दोस्त के छोटे भाई की शादी है। उसने हमें बहुत दिल से इनवाइट किया है, इसलिए जाना जरूरी है। हमारे साथ अभी भी जा रहा है। कल तक हम लोग वहां जाने के लिए निकल जाएंगे। वही अवतार की बात सुनकर अंतरा अपने सर को उठाकर अवतार को हैरानी से देखने लगती है। अंतरा के दिमाग में अभी बस यही चल रहा था कि अवतार ने तो उसे ऐसा कुछ नहीं कहा था, फिर यह अचानक कैसे। लेकिन अभी वह अवतार के इस बात पर अवतार की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। वही अवतार को जब यह एहसास होता है कि अभी उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा है, तो अवतार अपनी तिरछी नजरों से अभी को देखता है तो पता है अभी अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए अपने दांतों को दिखाते हुए अवतार को ही देख रहा था। अभी का वही पहले जैसा रूप देखकर अवतार के होठों पर हल्की सी ना दिखने वाली स्माइल आ जाती है। लेकिन अवतार जल्द ही उस स्माइल को छुपाकर अपने सर को ना में हिलाते हुए वापस से ब्रेकफास्ट करने लग जाता है। वही अवतार के किसी दोस्त की शादी में जाने की बात सुनकर दादी सा और दादा सा भी हैरानी से अवतार को देख रहे थे। लेकिन उन दोनों के हैरानी का कारण कुछ और था। अभी दादा सा अवतार से कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने वाले थे कि तभी दादी सा अपने हाथ को उठाकर दादा सा के हाथ पर रख देती है। अपने हाथ पर दादी सा का हाथ देखकर दादर सा अपने नजरों को घुमाकर दादी सा को देखते हैं तो दादी सा अपने सर को ना में हिलाते हुए दादा सा से कुछ भी बोलने से मना कर देती है। वही दादी सा का इशारा पाकर दादा सा भी एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ते हैं। फिर अपने सर को हाँ में हिलाते हुए वापस से ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी दादी सा अवतार की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अवतार से कहती हैं, दादी सा, ठीक है बेटा, आप जाए और हाँ, अपने दोस्त के चक्कर में हमारी बहू का ख्याल रखना नहीं भूलिएगा। हम कुछ भी बर्दाश्त करेंगे, अपनी बहू के लिए लापरवाही तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ में आए आपको हमारी बात? और सुनिए, जब आइएगा तो हमारे लिए एक गुड न्यूज़ लेकर ही आएगा। वही दादी सा की बात सुनकर किसी को कुछ समझ नहीं आता। सब दादी सा को अपनी असमंजस भरी नजरों से देखते हैं। वही अभी, जिसे दादी सा की बात बिल्कुल भी समझ ही नहीं आई थी, वह अपने सर को खुजाते हुए दादी सा की तरफ देखकर दादी सा से कहता है, अभी, दादी सा, आपको किस चीज की गुड न्यूज चाहिए? वही अभी की बात सुनकर दादी सा अपने सर को पीटते हुए अपने सर को ना में हिलाती हैं। फिर दादी सा अभी की तरफ देखकर अवतार और अंतरा की तरफ इशारा करते हुए अभी से कहती हैं, दादी सा, अरे नालायक कहीं के, हम ये कह रहे थे कि जब हमारे पोता और पोता बहू वापस आए तो हमें इस बात की गुड न्यूज़ दे कि हम पर दादी बनने वाले हैं और जल्दी से हमें हमारे गोद में लाकर हमारी पोती दे दे। वही दादी सा की बात सुनकर अंतरा अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके पहले दादी सा को देखती हैं और फिर अवतार को, जो उसे ही देखकर अपने होठों पर तिरछी स्माइल लाया हुआ था। अवतार के चेहरे पर तिरछी स्माइल देखकर अंतर अपनी आंखें छोटी कर लेती है। वही अंतरा जब अपनी नजर उठाकर देखती है तो सिर्फ अवतार ही नहीं, दादा सा, दादी सा, कीर्ति और अभी भी अंतरा को स्माइल करते हुए ही देख रहे थे। उन सभी को अपनी तरफ स्माइल करता हुआ देखकर अंतरा का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। सिर्फ चेहरा ही नहीं, गाल, कान और नाक भी लाल हो चुका था।
वही अंतरा अपनी चेयर से हड़बड़ाते हुए उठाती है और सबसे कहती है, अंतरा, वो मुझे याद आया कि मुझे पैकिंग करनी थी, मैं अभी आती हूँ। अपनी बात कहकर अंतरा डाइनिंग एरिया की हॉल से भागते हुए सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम की तरफ चली जाती है। वही अंतर को इस तरह से शर्माते हुए भागता हुआ देखकर दादी सा दादा सा अभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। कीर्ति भी अपने सर को नीचे झुकाकर मुस्कुराए जा रही थी। वही अवतार के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है अंतर की ऐसी हरकत देखकर। इसी तरह से बातें बातें करते हुए सभी अपना अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। वही अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद दादी सा दादा सा और अवतार से मिलकर कीर्ति के साथ कर राजावत हवेली के लिए से निकल जाता है। दूसरी तरफ ठाकुर निवास में भी इस वक्त सब लोग डाइनिंग एरिया में मौजूद थे। डाइनिंग एरिया की हेड चेयर पर दादा ठाकुर बैठे हुए थे। वही दादा ठाकुर की दाएं साइड वाली चेयर पर शिवांश बैठा हुआ था और शिवांश की बगल वाली चेयर पर सिद्धि बैठी हुई थी। लेकिन आज सिद्धि बहुत मैच्योरिटी के साथ बिहेव कर रही थी। लेकिन किसी ने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर शिवांश वह सिद्धि के हर एक मूवमेंट को बहुत ध्यान से देख रहा था। शिवांश को कल रात से ही सिद्धि में कुछ चेंजेस नजर आ रहे थे। वही सिद्धि की बगल वाली चेयर पर वाणी बैठी हुई थी। वाणी के बगल वाली चेयर पर मान्यता बैठी हुई थी। मान्यता की बगल वाली चेयर पर दिया बैठी हुई थी। वही दादा ठाकुर के बाएं साइड वाली चेयर पर आवान बैठा हुआ था। आवान के बगल वाली चेयर पर समीर बैठा हुआ था। समीर के बगल वाली चेयर पर शमशेर बैठा हुआ था और शमशेर की बगल वाली चेयर पर विक्रांत बैठा हुआ था। सभी लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट बहुत शांति से कर रहे थे कि तभी दादा ठाकुर अपनी नजर उठाकर एक नजर वहां पर मौजूद सभी को देखते हैं और फिर अपनी भारी आवाज में सबसे कहते हैं, दादा ठाकुर, हमने तय किया है कि आवान और वाणी की शादी हम आगरा में करेंगे, ताजमहल के सामने, जिसके लिए हम सब आज रात ही अपने प्राइवेट जेट से निकल जाएंगे। वही दादा ठाकुर की बात सुनकर शिवांश, समीर और शमशेर को छोड़कर बाकी सभी अपने नजरों को उठाकर दादा ठाकुर की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन इन सबसे अलग वाणी अपने आंखों में नमी लिए दादा ठाकुर की तरफ देख रही थी। वही दादा ठाकुर जब देखते हैं कि वाणी की आंखों में नमी है तो दादा ठाकुर अपने चेहरे पर थोड़ी परेशानी लाकर वाणी की तरफ देखकर वाणी से कहते हैं, दादा ठाकुर, क्या हुआ बेटा, आप खुश नहीं है? दादा ठाकुर की बात सुनकर सब लोगों की नजर वाणी पर टिक जाती है। वही वाणी अपनी आंखों से नमी पोंछते हुए अपने सर को ना में हिलाते हुए दादा ठाकुर से कहती है, वाणी, नहीं दादू, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस यही सोच रहे हैं कि आपको अभी भी याद है। वही वाणी की बात सुनकर दादा ठाकुर मुस्कुराते हुए अपने हाथों को वाणी की तरफ बढ़ते हैं और अपने पास आने का इशारा करते हैं। वही वाणी भी अपनी चेयर से उठकर दादा ठाकुर के पास जाती है। तो दादा ठाकुर भी अपनी चेयर से उठकर वाणी के सर पर हाथ रखकर प्यार से वाणी के सर को सहलाते हुए वाणी से कहते हैं, दादा ठाकुर, हमारी बच्ची की ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हम भूल गए हैं, हमें सब याद है। वही दादा ठाकुर की बात सुनकर वाणी अपनी आंखों में नमी लिए हुए दादा ठाकुर की तरफ देखकर मुस्कुराती है और अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लाकर जल्दी से दादा ठाकुर के गले जाकर लग जाती है। दादा ठाकुर भी वाणी को अपने गले से लगाते हुए एक पिता की तरह वाणी के सर को बहुत प्यार से सहलाते हैं। घर के सभी लोगों को वाणी की सच्चाई पता चल चुकी थी, इसलिए सब लोग वाणी और दादा ठाकुर के प्यार को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वही सिद्धि अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए वाणी और दादा ठाकुर को देखकर मुस्कुरा रही थी। लेकिन दादा ठाकुर के प्यार को वाणी के पास देखकर और उन दोनों के प्यार भरे पल को देखकर सिद्धि की आंखों में एक अजीब सी नमी और दर्द छुपी हुई थी, जो वो किसी को बता नहीं पा रही थी। लेकिन सिद्धि के बगल में बैठा हुआ शिवांश अपनी लिटिल गर्ल के हर एक एक्शन को देख रहा था। शिवांश समझ चुका था कि कीर्ति ने जो सिद्धि के लिए न्यू मेडिसिन प्रोवाइड की है वह अब सिद्धि के ऊपर असर करना शुरू हो चुकी है। अभी सब अपने अपने में लगे हुए थे कि तभी विक्रांत अपनी चेयर से खड़े होकर दादा ठाकुर की तरफ देखकर अपने चेहरे पर बहुत सारा सीरियसनेस लेकर दादा ठाकुर से कहता है, विक्रांत, दादा ठाकुर, मुझे भी आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है और यह बात बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विक्रांत की बात सुनकर सब लोग जो दादा ठाकुर से और वाणी को देख रहे थे वह अब अपनी नजर विक्रांत की तरफ करते हैं तो विक्रांत बहुत ही सीरियस अंदाज में दादा ठाकुर की तरफ देखकर अपनी बात कह रहा था। विक्रांत को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि विक्रांत अभी कितना सीरियस है। वही दादा ठाकुर भी विक्रांत के भाव को देखते हुए वाणी को खुद से अलग करते हैं और विक्रांत की तरफ देखकर विक्रांत से कहते हैं, दादा ठाकुर, कहो तुम्हें क्या बात करनी है, बात बहुत सीरियस है क्या?
वही दादा ठाकुर की बात सुनकर विक्रांत अपने सर को हाँ में हिलाते हुए एक लंबी गहरी सांस लेता है और दादा ठाकुर की तरफ देखकर दादा ठाकुर से अपनी बात कहता है। वही विक्रांत की बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर विक्रांत को देखने लगते हैं। वही वाणी भी अपने मुंह पर हाथ रख हैरानी से विक्रांत को देख रही थी। चैप्टर 108। अब आगे। ठाकुर निवास, डाइनिंग एरिया। दादा ठाकुर की बात सुनकर विक्रांत अपने सर को हाँ में हिलाते हुए एक लंबी गहरी सांस लेता है और दादा ठाकुर की तरफ देखकर दादा ठाकुर से अपनी बात कहता है। विक्रांत, दादा ठाकुर मुझे भी शादी करनी है। वही विक्रांत की बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर विक्रांत को देखने लगते हैं। वही वाणी भी अपने मुंह पर हाथ रख हैरानी से विक्रांत को देख रही थी। दया विक्रांत की बात सुनकर अपने हाथों में पड़े चम्मच को गिरा देती है और अपने मुंह खोल विक्रांत को ही देख रही होती है। वही सिद्धि और मान्यता अपने मुंह में पराठे भरे विक्रांत को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही होती है। समीर, शमशेर और आवान भी अपनी आंखों को फाड़े अपने मुंह को खोले विक्रांत की बातों पर हैरानी से विक्रांत को देख रहे थे। इन सब से अलग विक्रांत के बातें सुनकर शिवांश एक नजर विक्रांत को देखकर अपने सर को ना में हिलता है और एक लंबी सांस लेकर अपने प्लेट में रखे सैंडविच को उठाकर खा रहा होता है। वही दादा ठाकुर भी विक्रांत की बातें सुनकर पहले तो हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर दादा ठाकुर खुद को संभालते हुए एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ते हैं और अपनी चेयर पर वापस से बैठ जाते हैं। दादा ठाकुर को वापस से बैठता हुआ देखकर वाणी भी अपनी चेयर पर वापस आकर बैठ जाती है। वही दादा ठाकुर विक्रांत को बहुत गंभीरता से देखते हुए विक्रांत से कहते हैं। दादा ठाकुर, हाँ तो बताओ किस शादी करोगी तुम, क्योंकि शादी करने के लिए तो एक लड़की भी होनी चाहिए, तो तुम किसी से शादी करोगे? क्योंकि हम जितना तुम पांचों नालायकों को जानते हैं, तुम पांचों नालायकों से तो कोई लड़की पटने से रही, फिर किससे शादी करने की बात कर रहे हो? दादा ठाकुर अपनी आखिरी बात बोलते समय समीर, आवान, विक्रांत और शमशेर की तरफ इशारा करते हैं। वही दादा ठाकुर से खुद के लिए ऐसी बात करता हुआ देखकर विक्रांत, शमशेर, आवान और समीर अपने मुंह को बनाकर दादा ठाकुर को देखने लगते हैं। वही दादा ठाकुर के मुंह से शमशेर, आवान, समीर और विक्रांत की बुराई होता हुआ देखकर मान्यता, दिया और वाणी अपने सर को नीचे कर अपने मुंह पर हाथ रख धीरे धीरे हंसने लगते हैं। दादा ठाकुर की बात को इग्नोर करते हुए विक्रांत अपने पैरों को पटकते हुए दादा ठाकुर के पास जाता है और दादा ठाकुर के सामने बच्चों की तरह जीते करते हुए दादा ठाकुर से कहता है। विक्रांत, यह क्या बात हो गई दादा ठाकुर? अरे मैंने बहुत अच्छी लड़की देखी है और उस लड़की ने खुद मुझे चुना है, मैंने नहीं, हाँ भले ही मैं भी अब उसे पसंद करने लगा हूँ। विक्रांत की बात सुनकर दादा ठाकुर एक लंबी आह भरते हैं, फिर विक्रांत की तरफ देखकर विक्रांत से पूछते हैं। दादा ठाकुर, अच्छा ठीक है, बताओ किससे शादी करनी है तुम्हें? दादा ठाकुर की बात सुनकर विक्रांत अपने दांतों को दिखाते हुए अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए दादा ठाकुर को देखने लगता है। फिर विक्रांत अपने चेहरे को झुकाते हुए शर्माने की तरह जैसा एक्टिंग करते हुए अपने शर्ट के कोनों को अपनी उंगलियों से घूमते हुए दादा ठाकुर से कहता है। विक्रांत, वो दादा ठाकुर, मुझे दिया से शादी करनी है। विक्रांत दादा ठाकुर से अपनी बात कहते हुए अपने एक हाथ को उठाकर अपनी उसी हाथ की उंगली से दिया की तरफ इशारा करते हुए कहता है। वही दिया जो विक्रांत की बातें सुन रही थी, पर अब उसे गुस्सा आने लगा था, जिस वजह से वह अपने सामने रखा पानी का ग्लास उठाकर पानी पीने लगी थी। जब वह विक्रांत के मुंह कर अपने नाम सुनती है तो दिया को वह पानी सड़क जाता है और दिया तेज तेज खांसने लगती है। वही दिया को खस्ता हुआ देखकर दिया के बगल में बैठी हुई मान्यता और वाणी दिया की केयर करने लगती है। मान्यता दिया के हाथ से पानी का गिलास लेकर टेबल पर रख देती है, वही वाणी दिया के पीठ को अपने हाथों से सहलाने लगती है। वही दिया का ऐसा रिएक्शन देखकर विक्रांत अपनी आंखों को छोटी छोटी करके दिया को घूरने लगता है। इधर दिया खुद को संभाल कर लंबी सांस लेकर विक्रांत की तरफ देखती है, तो विक्रांत इशारों से दिया से पूछता है कि क्या हुआ है। वही दिया विक्रांत का इशारा समझकर अपने सर को ना में हिला देती है। दिया के सर को ना में हिलता देख विक्रांत चैन की सांस लेता है और वापस से अपनी नजर दादा ठाकुर की तरफ कर देता है। विक्रांत दादा ठाकुर की तरफ देखकर अभी दादा ठाकुर से कुछ बोलते ही वाला था कि तभी शमशेर विक्रांत को बीच में टोकते हुए विक्रांत से कहता है। शमशेर, वैसे विक्रांत छोरा, तू तो कह रहा था कि तू दिया से शादी करना चाहता है, लेकिन दिया को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वह तुझे शादी करना नहीं चाहती। विक्रांत, क्या ऐसी कोई बात नहीं है शमशेर भाई साहब, वह भी मुझसे शादी करना चाहती है, आप कुछ भी मत बोल दीजिए।
शमशेर की बात सुनकर विक्रांत शॉक्ड हो जाता है और शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ शमशेर की तरफ देखा है। फिर खुद को संभाल कर शमशेर से अपनी बात को कहता है। वही शमशेर विक्रांत के बात सुनकर अपने चेहरे पर बहुत सारी गंभीरता के भाव लाकर विक्रांत की तरफ देखता है और विक्रांत से कहता है, शमशेर, अरे मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, तूने देखा नहीं तेरे से शादी का नाम सुनते ही दिया को कैसे खांसी आने लगी, इसका मतलब तो साफ है कि दिया तुझसे शादी करना नहीं चाहती। वही विक्रांत शमशेर की बात सुनकर अपनी आंखों को छोटी छोटी कर शमशेर को देखने लगता है। तभी विक्रांत के दिमाग में दिया के खांसने का सीन आता है। तो विक्रांत झटके से अपने सर को दिया की तरफ घूमता है। जब विक्रांत अपने सर को दिया की तरह घूमकर देखता है तो पता है कि दिया अभी भी हैरान नजरों से उसे ही देख रही थी। वही दिया की हैरान नजर खुद पर महसूस करता हुआ देखकर विक्रांत अपने चेहरे पर बहुत ही गंभीरता के भाव लाकर दिया की तरफ बढ़ता है। वही दिया जब विक्रांत को इतनी गंभीरता के साथ अपनी तरफ आता हुआ देखती है तो खुद भी थोड़ी परेशान होने लगती है। वही विक्रांत अब दिया के पास आकर अपने सर को नीचे झुकाकर चेयर पर बैठी हुई दिया को गंभीरता के साथ घूरता है। वही इस वक्त दादा ठाकुर, आवान, समीर, शमशेर, सिद्धि, मान्यता और वाणी अपनी नजर विक्रांत और दिया पर ही का हुए बैठे थे। तभी विक्रांत दिया के पैरों के पास नीचे फर्श पर बैठ जाता है और दिया के दोनों पैरों को पकड़कर अपने सर को उठाकर दिया के चेहरे को देखते हुए अपनी बच्चों जैसी सूरत बनाकर बच्चों जैसा जिद करते हुए दिया से कहता है, विक्रांत, दिया बताओ तुम इन लोगों को कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। अरे मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा तो किससे शादी करूंगा? आफ्टर ऑल तुमने मेरी पहली किस्त और दूसरी किसी भी तो चुराई है, अब करने लगा मैं अपनी चोरनी को पसंद, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम इन लोगों को बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगी क्योंकि तुमने ही मुझे मेरी पहली और दूसरी किस्त चुराई है। और वैसे भी अगर तुम शादी नहीं करोगी और मैं किसी दूसरे के साथ शादी करूंगा तो मैं उस दूसरी लड़की को क्या मुंह दिखाऊंगा? बोलो बोलो ना कि तुम मुझसे शादी करोगी, बोलो, बोलती क्यों नहीं? वही विक्रांत की ऐसी हरकतें देख दिया अपनी आंखों को फाड़े हैरानी से विक्रांत को देख रही थी। सिर्फ दिया ही नहीं, वाणी, मानता और सिद्धि भी अपने आंखों को फाड़े विक्रांत को ऐसा करता हुआ देख रही थी। लेकिन इन सब से उलट शमशेर, समीर और आवान विक्रांत को ऐसा करता हुआ देखकर हंस रहे थे। वह चारों अच्छे से जानते थे कि विक्रांत कैसा है, उसका नेचर कैसा है। इन सब से उलट शिवांश विक्रांत की ऐसी हरकतें देखकर अपने सर को नामिलाचारी से हिलता है। वही दादा ठाकुर भी विक्रांत की ऐसी हरकतें देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वह इस हंसी को अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दे रहे थे। वही दिया विक्रांत के मुंह से बार बार किसी का जिक्र सुनकर हैरानी और शर्म से लाल हो रही थी। विक्रांत अभी आगे और कुछ बोलने को हुआ कि तभी दिया झुककर विक्रांत के दोनों हाथों को पकड़कर अपने हाथों में लेती है और विक्रांत के चेहरे को देखते हुए विक्रांत से कहती है, दिया, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी, और वैसे भी अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी तो किससे शादी करूंगी? प्यार करती हूँ मैं तुमसे, पसंद करती हूँ मैं तुम्हें। विक्रांत, हाय सच्ची? दिया के हाँ बोलने पर और दिया की बातें सुनकर विक्रांत जल्दी से फर्श से खड़ा हो जाता है और खुशी से चहकते हुए दिया से अपनी बातों को पूछता है। वही दिया विक्रांत की खुशी देखकर अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लाकर अपने सर को नीचे झुकाकर हाँ में हिला देती है। वही दिया के सर को हाँ में हिलता हुआ देखकर विक्रांत और भी ज्यादा खुश हो जाता है और दिया को गले से लगा लेता है। वही विक्रांत की ऐसी हरकत देखकर वाणी, मान्यता, समीर, आवान, शमशेर और दादा ठाकुर अपने सर को पीट लेते हैं। लेकिन इन सबसे अलग सिद्धि अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए और आंखों में चमक लिए विक्रांत और दिया को देख रही थी। तभी सिद्धि के दिमाग में कुछ आता है और सिद्धि अपने सर को घुमाकर शिवांश को देखते हुए अपने आंखों को टिमटिमाते हुए बड़ी सी स्माइल कर शिवांश से कहती है, सिद्धि, शिवांश जी हमें भी शादी करनी है। चैप्टर 109। अब आगे। ठाकुर निवास, डाइनिंग एरिया। सिद्धि अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए और आंखों में चमक लिए विक्रांत और दिया को देख रही थी। तभी सिद्धि के दिमाग में कुछ आता है और सिद्धि अपने सर को घुमाकर शिवांश को देखते हुए अपने आंखों को टिमटिमाते हुए बड़ी सी स्माइल कर शिवांश से कहती है, सिद्धि, शिवांश जी हमें भी शादी करनी है। वही सिद्धि के इस तरह बोलने से शिवांश, जो अभी अपने कॉफी के मग को उठाकर अपनी कॉफी पी रहा था, जब वह सिद्धि की बातें सुनता है तो उसकी कॉफी उसके मुंह से फव्वारा की तरह निकल जाती है। वही शिवांश के मुंह से ऐसे कॉफी निकलता हुआ देखकर सब अपनी आंखें फाड़े कभी शिवांश को देखते तो कभी शिवांश के सामने वाले इंसान को जिस पर शिवांश ने कॉफी को फव्वारे की तरह निकाल दिया था। कुछ पल वहां पर शांति फैल जाती है, फिर अचानक से सभी की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है।
दादा ठाकुर, समीर, शमशेर, विक्रांत, दिया, सिद्धि, मान्यता और वाणी सामने बैठे इंसान के ऊपर जोर जोर से हंस रहे थे। विक्रांत तो अपने पेट पर अपने दोनों हाथों को रखकर सामने देखते हुए जोर जोर से हंस रहा था। वही सामने बैठा हुआ इंसान और कोई नहीं बल्कि आवान था, जिसे शिवांश ने पूरी तरीके से गिला कर दिया था। वही शिवांश के सामने बैठा हुआ आवान पहले तो शॉक्ड हो गया कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ था, लेकिन जल्द ही वह अपने ख्यालों से बाहर आकर खुद को एक नजर देखकर अपने चेहरे को अजीब सा बनाते हुए शिवांश की तरफ देखा है, तो पता है कि शिवांश उल्टा उसे ही घूर रहा है। शिवांश को खुद को यूं घूरता हुआ देखकर आवान जो कुछ बोलने वाला था वो कुछ नहीं बोलता और खुन्नस में बच्चों की तरह शिवांश को घूरते हुए अपने कपड़ों और अपने चेहरे पर से कॉफी को पोंछने लगता है। वही घर के सभी लोग जो इस वक्त जोर जोर से हंस रहे थे। शिवांश उन सब पर एक नजर डालता है और घूर कर देखता है। वही जब सब लोग पाते हैं कि शिवांश उन्हें ही घूर कर देख रहा है, तो वह लोग जल्दी से अपनी हंसी कंट्रोल करके किसी अच्छे और आज्ञाकारी बच्चों की तरह बैठ जाते हैं। सबके शांति से बैठ जाने के बाद शिवांश अपने बगल में बैठी सिद्धि को देखा है और सिद्धि से पूछता है, शिवांश, लिटिल गर्ल, अभी आपने क्या कहा, आपको शादी करनी है? सिद्धि, हाँ, हमने कहा हमें शादी करनी है। शिवांश के पूछने पर सिद्धि बहुत मासूमियत से शिवांश को जवाब देती है। वही सिद्धि की बातें सुनकर शिवांश को बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर भी शिवांश अपने गुस्से को कंट्रोल कर अपने हाथों की मुट्ठी बांधकर अपने दांतों को पीसते हुए सिद्धि से पूछता है, शिवांश, कौन है वह, किस करनी है आपको शादी? वही शिवांश की बातें सुनकर सिद्धि अपने मुंह को बनाते हुए शिवांश की तरफ देखती है और फिर एक हाथ उठाकर अपने सर पर रख अपने बालों को धीरे से खुजाती है। वही डाइनिंग टेबल पर बैठे दादा ठाकुर, आवान, समीर, शमशेर, विक्रांत, मान्यता, वाणी और दिया शिवांश की बातों में शिवांश का गुस्सा साफ देख पा रहे थे, लेकिन उन लोगों को शिवांश के गुस्से से नहीं सिद्धि के लिए डर लग रहा था कि कहीं शिवांश अपने गुस्से में सिद्धि को कुछ कहना दे या करना दे। वही इन सब से अलग सिद्धि अभी भी कंफ्यूज होकर शिवांश को देखती है। फिर सिद्धि अपने सर पर मरते हुए शिवांश से कहती है, सिद्धि, ओहो बुद्धू, आप समझे नहीं, अरे हम और किससे शादी करेंगे, हम तो आपसे शादी करने की बातें कर रहे हैं। हमें हमारी शादी फिर से करनी है, जैसे आवान भैया, वाणी दी और बेहोशी भाई दियू की हो रही है। और आपको पता है शिवांश जी, हमें कैसी शादी करनी है, जैसे फिल्मों में होती है ना मान्या? हम एक साथ देखते थे ना सभी फिल्मों की शादी टीवी पर, और तुम कहती थी कि हमारा भी ऐसा कोई राजकुमार आएगा जो हमें इसी तरह से शादी करके लेकर जाएगा। देखो हमारे शिवांश जी हमारे राजकुमार बन के आ गए, पर उन्होंने हमसे ऐसे शादी नहीं की, इसलिए हमें फिर से शादी करनी है और सबको बताना है कि हमारा राजकुमार हमें लेने के लिए आ चुका है। सिद्धि अपनी बात शिवांश से कहते हुए मान्यता की तरफ मुड़कर मान्यता से आगे की बात कहती है। वही मान्यता सिद्धि की बात सुनकर अपने चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट लाकर अपने सर को हाँ में हिला देती है। सिद्धि भी मान्यता की मुस्कुराहट देखकर और उसके सर को हाँ में हिलता हुआ देखकर बच्चों की तरह खुश हो जाती है और अपने आंखों में चमक लिए और चेहरे पर खुशी लिए वापस से शिवांश की तरफ अपनी उम्मीद भरी नजरों से देखती है। वही शिवांश जब सिद्धि की उम्मीद भरी नजर खुद के ऊपर पता है तो अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लेकर अपने सर को हाँ में हिलाते हुए सिद्धि से कहता है, शिवांश, ठीक है लिटिल गर्ल, आप जैसा चाहती हैं हम वैसे ही शादी करेंगे। वही शिवांश की बातें सुनकर सिद्धि और भी ज्यादा खुश हो जाती है और वह खुशी से उछलते हुए शिवांश के गले लग जाती है। शिवांश भी सिद्ध को अपनी बाहों में भरकर एक हाथ से सिद्धि के पीठ को सहलाता है और दूसरे हाथ से सिद्धि के सर को सहलाता है। वहीं सिद्धि को इतना खुश देखकर डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठे दादा ठाकुर, आवान, समीर, शमशेर, विक्रांत, दिया, मान्यता और वाणी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। इन सब से अलग मान्यता के चेहरे पर सिद्धि को देखकर बड़ी सी स्माइल तो थी, लेकिन मान्यता की आंखों में सिद्धि को देखकर नमी भी थी। लेकिन किसी को मान्यता की आंखों की नमी नजर आती उसे पहले ही मान्यता अपने हाथ को उठाकर बारी बारी अपने दोनों आंखों के कोनों से अपनी आंखों के नामी को पोंछ लेती है। अभी सब सिद्धि और शिवांश को देखकर स्माइल कर रहे थे और सिद्धि शिवांश के गले से लगी हुई थी। शिवांश ने भी सिद्ध को अपने बाहों में भर रखा था। तभी समीर अपनी जगह से उठकर दादा ठाकुर की तरफ देखकर दादा ठाकुर से कहता है, समीर, दादा ठाकुर, मुझे भी शादी करनी है। वही समीर की बातें सुनकर सब लोग एक बार फिर हैरान हो जाते हैं और हैरानी से समीर को देखने लगते हैं। समीर की बातें सुनकर सिद्धि शिवांश की बाहों से अलग होकर अपनी आंखों को टुकुर टुकुर करके समीर को देखने लगती है।
वही सिद्धि को अपनी बाहों से हटा हुआ देखकर शिवांश पहले सिद्धि को देखता है, फिर अपनी नज़र समीर पर करके अपनी नज़र को समीर से हटकर वापस से अपने कप में बचे हुए कॉफी को पीते हुए धीरे से खुद में ही कहता है, शिवांश, सब के सब पागल हो चुके हैं। वही समीर की बातें सुनकर के यहाँ तक कि मान्यता भी हैरानी से समीर को देखने लगती है। समीर की बातें सुनकर पहले तो दादा ठाकुर हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर दादा ठाकुर एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ते हैं और दादा ठाकुर वहां पर बैठे सभी लोगों को देखते हुए लाचारी से अपने सर को ना में हिलाते हुए कहते हैं, दादा ठाकुर, हमें तो लगता है हमें विवाह समारोह आयोजित करना पड़ेगा। वही दादा ठाकुर की बात सुनकर विक्रांत, समीर और आवान अपने मुंह को बना लेते हैं, लेकिन शमशेर, दया, मान्यता, सिद्धि और वाणी अपने मुंह पर हाथ रखकर धीरे धीरे हंसने लगते हैं। वही जब आवान, समीर और विक्रांत की नजर दया, मान्यता और वाणी पर पड़ती है, तो वह तीनों लड़के अपनी आंखों को छोटी छोटी कर उन तीनों लड़कियों को घूरने लगते हैं। वही जब दया, मान्यता और वाणी देखती है कि आवान, समीर और विक्रांत उन्हें ही घूर रहे हैं, तो वह तीनों अपनी हंसी को कंट्रोल कर अपने आप को ठीक करते हुए सीधी होकर चेयर पर बैठ जाती हैं। उन तीनों को ठीक होता हुआ देखकर और हंसना बंद करता हुआ देखकर आवान, समीर और विक्रांत भी अपनी नजर उन लोगों से हटा लेते हैं। वही समीर अब अपनी नजर दादा ठाकुर की तरफ करते हुए दादा ठाकुर से कहता है, समीर, दादा ठाकुर प्लीज ना, मुझे भी शादी करनी है, करवा दीजिए ना मेरी शादी भी। वही समीर की बातें सुनकर दादा ठाकुर एक लंबी आह भरते हैं और समीर को देखते हुए समीर से कहते हैं, दादा ठाकुर, वैसे हम तुम्हारी शादी करवा तो देंगे, लेकिन पहले तुम हमें ये बताओ कि तुमने तो कहा था कि तुम जब शादी करोगी मान्यता से करोगे, उसके अलावा और किसी से नहीं करोगे, तो क्या मान्यता तुमसे शादी करने के लिए मान गई है? क्यों मान्यता बच्चे, तुम इस नालायक से शादी करने के लिए मान गई हो? समीर से अपनी बात कहते हुए दादा ठाकुर मान्यता की तरफ देखते हैं। वही मान्यता जब देखती है कि दादा ठाकुर उसी की तरफ देख रहे हैं, तो मान्यता पहले दादा ठाकुर की तरफ देखती है, फिर अपनी नज़र समीर की तरफ करती है। वही समीर जो दादा ठाकुर के बोलने के बाद कब से मान्यता की तरफ देख रहा था, वह जब मान्यता के चेहरे को देखता है तो पता है। मान्यता अपने एक आईब्रो को उठाते हुए समीर से इशारे में पूछता है कि उसने कब शादी के लिए हाँ कहा है। वही मान्यता का ऐसा रिएक्शन देखकर और इशारा देखकर समीर समझ जाता है कि मान्यता क्या पूछना और बोलना चाह रही है। मान्यता को ऐसा करता हुआ देखकर समीर अपना चेहरा बच्चों की जैसे बना लेता है। वही शमशेर जो कब से अपनी नज़र समीर और मान्यता के ऊपर टिकाया हुआ था, वह जब समीर का चेहरा बच्चों की तरह बनता हुआ देखता है और मान्यता का इशारा करके उससे पूछता हुआ देखता है, तो शमशेर को दोनों को ही देख कर के बहुत हंसी आ रही होती है और शमशेर अपनी हंसी कंट्रोल भी नहीं करता है। शमशेर हंसते हुए समीर की तरफ देखकर समीर से कहता है, शमशेर, समीर, मुझे तो लगता है मान्यता तुझसे शादी ही नहीं करना चाहती, और वैसे भी वह तुझे पसंद थोड़ी करती है जो तुझसे शादी करेगी। देख, वैसे भी तेरी आधी उम्र निकल चुकी है, और आधी उम्र निकल जाए उससे पहले अपने लिए कोई दूसरी ढूंढ ले। वही शमशेर की बातें सुनकर समीर अपनी नज़र शमशेर की तरफ करता है और फिर मान्यता की तरफ करता है। तभी समीर के दिमाग में कुछ हिट होता है और समीर अपने सर को झटका से विक्रांत की तरफ घुमाता है। वही समीर जब विक्रांत को देखता है तो विक्रांत अपने खाने में मग्न था। विक्रांत को देखते हुए समीर की आंखों में चमक आ जाती है, जिस वजह से समीर अपने जगह से आगे बढ़ते हुए मान्यता की तरफ अपने कदम को बढ़ा देता है। वही समीर को खुद की तरफ आता हुआ देखकर मान्यता अपनी आंखों को हैरानी से बड़ा बड़ा कर लेती है। वह बस यही सोच रही थी कि ना जाने समीर अब क्या करेगा। सिर्फ मानता ही नहीं दिया, वाणी, आवान, शमशेर, दादा ठाकुर और शिवांश भी समीर को मान्यता की तरफ बढ़ते हुए देख रहे थे। वही समीर अब मान्यता के पास पहुंचकर मान्यता के पैरों के पास फर्श पर बैठ जाता है और मान्यता के दोनों पैरों को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए अपने चेहरे को किसी मासूम छोटे बच्चों की तरह बनाते हुए, किसी छोटे बच्चों की तरह जिद करते हुए मान्यता से कहना शुरू करता है, समीर, प्लीज मान्यता, प्लीज मान्यता, प्लीज मान जाओ ना मुझसे शादी करने के लिए, प्लीज, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे अपनी जवानी में से प्यार करता आ रहा हूँ और मैं अपनी बुढ़ापे में भी तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। लोगों के प्यार बचपन के होते हैं, मेरे प्यार जवानी के हैं और बुढ़ापे तक चलेंगे। प्लीज मान्यता, मुझसे शादी करने के लिए मान जाओ ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। प्लीज मान्यता, प्लीज प्लीज, तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकती। मान्यता, समीर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।
मान्यता की यह बात सुनकर सभी हैरानी से मान्यता को देखने लगते हैं। यहाँ तक कि समीर, जो मान्यता से इस तरह से रिक्वेस्ट कर रहा था, वह भी मान्यता के पैरों को छोड़कर अपने सर को झटका से ऊपर उठाकर देखता है और मान्यता को हैरानी से देखने लगता है। चैप्टर 110। अब आगे। ठाकुर निवास। मान्यता की ये बात सुनकर सभी हैरानी से मान्यता को देखने लगते हैं। यहाँ तक कि समीर, जो मान्यता से इस तरह से रिक्वेस्ट कर रहा था, वह भी मान्यता के पैरों को छोड़कर अपने सर को झटका से ऊपर उठाकर देखता है और मान्यता को हैरानी से देखने लगता है। समीर मान्यता को देखते हुए मान्यता से पूछता है, समीर, मान्यता, क्या मतलब कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? समीर मान्यता से अपनी बात कहकर मान्यता को देखने लगता है। वही मान्यता अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के समीर को ही देख रही थी। अभी कोई कुछ आगे कहता कि तभी मान्यता अपने चेहरे को घुमा कर दादा ठाकुर की तरफ देखती है और समीर को इशारा करते हुए दादा ठाकुर से कहती है, मान्यता, दादा ठाकुर, आप ही बताएं मैं क्यों करूं इससे शादी? आप जानते हैं कि यह मुझे किस नाम से बुलाता है? जंगली बिल्ली। अरे माना कि यह खुद जंगली सांड है, इसका मतलब ये थोड़ी कि यह मुझे जंगली बिल्ली कहकर बुलाएगा। पता चला शादी के बाद भी यह मुझे जंगली बिल्ली करते हुए पुकारता रहेगा। और तो और यह मुझे धमकियां देता है कि ज्यादा बोला ना तो तुम्हारे मुंह बंद कर दूंगा। और मैं तो आपको ये बात ही नहीं सकती कि यह जंगली सांड किस तरह से मेरा मुंह बंद करता है। तो आप बताएं मैं क्यों करूं इससे शादी? डॉट 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 डॉट। दादा ठाकुर से अपनी बात कहते हुए मान्यता फिर से एक नजर समीर को देखते हैं और अपनी आंखें छोटी कर समीर को घूरने लगती है। वहीं समीर मान्यता की बातें सुनकर अपने मुंह को खोल मान्यता को ही देख रहा था। सिर्फ समीर ही नहीं, वहां पर बैठे आवान, विक्रांत, शमशेर, वाणी, दिया और सिद्धि हैरानी से कभी समीर को देखते तो कभी मान्यता को। वहीं दादा ठाकुर समीर को देखते हुए समीर से कहते हैं, दादा ठाकुर, नालायक कहीं के, तुम्हें किस हिसाब से यह जंगली बिल्ली लगती है? और हाँ, बिल्कुल सही कहा इसने, नहीं करेगी ये तुमसे शादी जब तक तुम इसे जंगली बिल्ली कहकर पुकारा बंद नहीं करोगे। समीर, हाँ तो दादा ठाकुर, ये भी तो मुझे जंगली सांड कहती रहती है। दादा ठाकुर, तो तुम हो जंगली सांड, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? वही दादा ठाकुर की यह कहते ही डाइनिंग एरिया में बैठे सिद्धि, वाणी, मान्यता, दिया, आवान, शमशेर और विक्रांत समीर के ऊपर हंसने लगते हैं। सबको अपने ऊपर हंसता हुआ देखकर समीर बच्चों जैसा मुंह बना लेता है और मान्यता की तरफ देखकर मान्यता से कहता है, समीर, यार मान्यता, नहीं करूंगा तुमको आज के बाद में जंगली बिल्ली और तुमसे बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट से बात करूंगा, लेकिन प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ा तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूं तो मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दो। वही समीर की बातें सुनकर मान्यता अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए समीर को देखती है और समीर को देखते हुए समीर से कहती है, मान्यता, चलो ठीक है, मैंने तुम्हें शादी के लिए हाँ कहा। वैसे भी तुम मेरे सामने इतना ज्यादा गिर गिरा रहे हो तो मैंने तुम्हारे ऊपर एक एहसान किया और तुमसे शादी करने के लिए हाँ किया। मान्यता के इतना कहते ही समीर खुशी से उछल पड़ता है और मान्यता के जाकर गले लगाते लगता है। इसके पहले समीर मान्यता के गले लगाता मान्यता जल्दी से सिद्धि की तरफ मुड़ जाती है और सिद्धि को अपने गले से लगा लेती है। सिद्धि भी मान्यता को अपने गले से लगा लेती है। वही मान्यता का ऐसे बर्ताव करता हुआ देखकर समीर वापस से अपना मुंह बच्चों की तरह बना लेता है। वही समीर का मुंह बच्चों की तरह बनता हुआ देखकर सब एक बार फिर समीर के ऊपर हंसने लगते हैं और मान्यता वह सिद्धि के गले से अपने सर को निकालकर समीर को जुबान चिढ़ाने लगती है। समीर मान्यता की ऐसी हरकत देखकर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट ले आता है। तभी दादा ठाकुर की नजर शमशेर के ऊपर पड़ती है तो दादा ठाकुर शमशेर की तरफ देखते हुए शमशेर से कहते हैं, दादा ठाकुर, वैसे क्या तुम्हें भी कोई पसंद है तो बता दो, तुम्हारी शादी भी इसी मंडप में करवा देंगे। वही दादा ठाकुर की बात सुनकर शमशेर हैरानी से दादा ठाकुर की तरफ देखकर खुद की तरफ इशारा करते हुए दादा ठाकुर से पूछता है, शमशेर, कौन? मैं दादा ठाकुर। दादा ठाकुर, हाँ नालायक तुम, क्योंकि जिस नालायक के साथ तुम रहते हो उसने तो पहले ही शादी कर ली और बाकी के बच्चे तुम्हारे साथी भी शादी कर रहे हैं, तो बताओ तुमने कोई देख रखी है कि नहीं? शमशेर, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कोई ढूंढ के नहीं रखी। दादा ठाकुर की बात पर शमशेर अपनी नजरें चुराते हुए दादा ठाकुर से अपनी बात कहता है। वही इन सब से अलग शिवांश बस शमशेर के ही चेहरे को देखे जा रहा था। दादा ठाकुर से अपनी बात कहकर शमशेर वापस से अपने ब्रेकफास्ट को करने लगता है।
इसी तरह बात विचार करते हुए दादा ठाकुर यह फैसला लेते हैं कि मान्यता और समीर की शादी भी आवान वाणी विक्रांत दिया सिद्धि शिवांश के साथ होगी। समीर और मान्यता के भी पेरेंट्स को इस बात की खबर दी जाएगी और इन सब की शादी आगरा में की जाएगी। पूरी बात डिस्कस करने के बाद और अपना ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद सब डाइनिंग एरिया से उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं कुछ तैयारी करने के लिए, लेकिन शमशेर और शिवांश ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ भानगढ़ राजावत हवेली, अवतार का कमरा। अवतार अपने कमरे में आता है तो देखता है अंतरा अपनी और उसके सामान को सूटकेस में पैक कर रही है। वहीं अवतार अंतरा की तरफ देखते हुए अंतर से बोलता है, अवतार बीवी चलिए आज शॉपिंग पर चलते हैं, इसी बहाने आपके और अनु के लिए शॉपिंग हो जाएगी और आप भी बाहर घूम आओगे, और वैसे भी जब से हमारी शादी हुई है हम आपको शॉपिंग पर लेकर नहीं गए हैं, तो आज अपने शॉपिंग कर लेना और अनु के लिए भी। अवतार की बात सुनकर अंतर पहले चौंक कर अवतार की तरफ देखती है, पर फिर अंतर के चेहरे पर चमक आ जाती है और वह तैयार होने के लिए भागते हुए चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है। अंतरा को इस तरह से भागता देख अवतार मुस्कुराते हुए अपने सर को हिला देता है। कुछ देर बाद अंतरा ने एक बेबी पिंक कलर की साड़ी को कैरी किया हुआ था। बालों को खुला छोड़ा हुआ था और चेहरे पर लाइट मेकअप के साथ छोटी सी बिंदी और आंखों में गहरी काजल, होठों पर पिंक कलर के लाइट शेड की लिपस्टिक। अंतरा बहुत प्यारी लग रही थी। अवतार की नजर जैसे ही अंतर पर पड़ती है वह तो जैसे अंतरा में खो सा जाता है। वही अंतरा अवतार को देखते हुए अवतार के पास आती है और अपने छोटे छोटे हाथों से अवतार के हाथों को पकड़ हिलाते हुए बोली, अंतरा चलिए चलते हैं। अंतरा के इस तरह से उसके हाथों के पकड़ के खींचने की वजह से अवतार होश में आता है और वह अंतरा की तरफ देखते हुए अपने खोए हुए अंदाज में ही अपने सर को हिलाता है और अंतरा के साथ बाहर आ जाता है। अवतार की कार पहले से है हवेली के बाहर खड़ी थी। अवतार को आता देख गार्ड उसके लिए कार के पैसेंजर सीट का डोर खोलते हैं, तो अवतार अंतरा को अंदर बैठता है और खुद दूसरी तरफ चला जाता है। आज अवतार खुद ही कार ड्राइव करके जाने वाला था, इसलिए वह जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और उनकी कार हवा से बातें करते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ जाती है। कुछ देर बाद अंतरा और अवतार दोनों ही शॉपिंग मॉल के बाहर थे। अवतार अंतरा के कमर पर हाथ रख उसे खुद से चिपकाए मॉल के अंदर एंटर करता है। अवतार और अंतरा के आते हैं अवतार को देखते हुए सभी अवतार को ग्रीट करते हैं। अवतार को देखकर मॉल का मैनेजर वह भी अवतार के पास आ जाता है और बहुत ही पॉलिटली उसे ग्रेट करता है, जिसके जवाब में अवतार बस अपने सर को हिला देता है। अवतार अंतरा को लेकर अंदर की तरफ चला जाता है। अवतार को अपनी बहन के लिए कुछ चीज खरीदनी थी। उसे नहीं पता था कि लड़कियों को क्या पसंद आता है और क्या नहीं, इसलिए वह बस अंतर के पीछे पीछे घूम रहा था और अंतरा को जो भी पसंद आ रहा था वह उसे उठाकर देख रही थी और जो अंतरा को सही लग रहा था वह उसे अपने ट्रॉली में डाल दी जा रही थी। कुछ देर तक यूं ही कुछ खरीदने के बाद अंतरा अवतार के हाथों को पकड़ उसे खींचते हुए लेडीज सेक्शन में लेकर चली जाती है। वही अवतार बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी बीवी के पीछे पीछे चला जा रहा था। उसे शॉपिंग के मामले में कुछ भी नहीं पता था, ये यूं कह लो कि आज से पहले वह शॉपिंग पर कभी आया ही नहीं था। इसलिए अंतरा जो भी ले रही थी अवतार बिना किसी रोक टोक के अंतरा को वह चीज लेने दे रहा था। अंतरा अभी इधर उधर घूम रहे थे, तभी उसकी नजर एक खूबसूरत से साड़ी पर चली जाती है। साड़ी का कलर डार्क ब्लू था, उसके किनारे किनारे बॉर्डरिंग पर डायमंड से डेकोरेशन किए गए थे, जो कि बहुत ही यूनिक और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। अंतरा उस साड़ी को देखते ही उस साड़ी की तरफ बढ़ जाती है और अंतरा के पीछे पीछे अवतार भी उस तरफ बढ़ जाता है। अंतरा उस साड़ी के पास जाती है। वो साड़ी मॉल की मैनेकिन को पहनाया गया था। अंतरा उस साड़ी के करीब आकर अपने हाथों को बढ़कर बहुत ही आहिस्ता से और साड़ी को छूकर देखती है। अंतरा को वो साड़ी सच में बहुत पसंद आई थी और अंतरा को देखते हुए अवतार भी समझ गया था कि अंतरा को ये साड़ी अच्छी लगी है। इसलिए अवतार आगे आकर पीछे से अंतरा को अपनी बाहों में भरते हुए अपने सर को अंतरा के कंधे पर टिकाते हुए बहुत ही प्यार से अंतरा से बोलता है, अवतार यह आप पर बहुत अच्छी लगेगी बीवी। अंतरा अवतार की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। वह उस साड़ी को बहुत ही ध्यान से देखती है। उसके बाद वहां पर खड़े फीमेल स्टाफ की तरफ देखते हुए उसे फीमेल स्टाफ से बहुत ही धीरे से बोलता है, अंतरा क्या आप ये साड़ी पैक करवा देंगे। अंतरा के इतने पॉलिटली और इतने प्यार से बोलने पर वह फीमेल स्टाफ मुस्कुराते हुए अपने सर को हाँ में हिला देती है। अंतरा का इतना पोलाइट होना वहां सभी को चौंका देता है, क्योंकि वह लोग यहाँ पर रेगुलर काम करते थे और यहाँ पर बहुत से ऐसी औरतें आई थी जो कि काफी अमीर घर से होती थी और अपनी अमीरी वह अपने बदतमीजियों में दिखाती थी।
जो कि वहां के स्टाफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। लेकिन वह सब कुछ बोल भी नहीं सकते थे, पर आज अंतरा के इतने प्यार से बोलने पर उनके चेहरे से स्माइल जाने के नाम ही नहीं ले रही थी। वही अवतार मुस्कुराते हुए अंतरा के कान पर अपने होठों को रख धीरे से किस करता है, उसके बाद पीछे हो जाता है। वही अंतर अवतार के इस हरकत से अंतरा अपनी आंखें बड़ी बड़ी की तुरंत पलटकर अवतार की तरफ देखती है, जिसे देखते ही अवतार अंतर को एक स्माइल पास कर देता है। वही अवतार को ऐसा करता हुआ देखकर अंतरा अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके अवतार को अपनी आंखें दिखा देती है।